नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाव भी जाने वाला है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट्स अ फेस्टिवल सीजन प्रदीप जी। Exactly, sir. But I wish Festivals and continuous festivals. But I wish people had been more sensible about bursting firecrackers. The AQI in Delhi has gone beyond gas chamber limits. It's gone beyond limits even in Mumbai. And in spite of Kejriwal taking so much measures, he's closed down plants, he's transformed them to pure gas. He's done so many things, like even vehicle ordinary. बोले कि आप अगर रोक रहे हो सिग्नल पे turn off the engine. Red light, turn off the engine. He's इतने सारे मेजर्स करने के बावजूद दिल्ली सफरिंग। सर देखिए ऐसा है कि yesterday Delhi and Noida felt like it was Gaza. That's what people are saying. That this is what the Gazans must be feeling like because every minute at least 5,000 or 6,000 firecrackers were being burst. मतलब ये क्या पागलपन हुआ, मेरी समझ के बाहर है। अरे भाई रामायण में कहाँ लिखा है कि पटाखे छोड़ो यार? कौन सी रामायण में लिखा है? मैं मानता हूं आप लोगों ने पटाखे चलाने सब कुछ है, लेकिन अरे भैया प्रदीप जी ये जो बोलते हैं ना कि हिंदू फेस्टिवल्स में ही कोर्ट क्यों इंटरफियर करता है, छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आपको मालूम है ये पटाखे चलाने का, फुलझड़ी चलाने का ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन, परंपरा जो है कहां से आई है? जानना चाहेंगे? ये सबसे पहले शुरू करी बादशाह शाहजहां ने। यमुना के तट पर जब दिवाली मनाई जाती थी वहां पर फुलझड़ी और चाइनीज क्रैकर्स चलाए जाते थे। जी तो आप क्या कर रहे हैं खुद सोचिए। आप कहते हैं ना कि ईद के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्रिसमस के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ हिंदुओं के ही त्योहार में क्यों हस्तक्षेप होता है? अरे भैया इसलिए हस्तक्षेप होता है क्योंकि फायर क्रैकर्स से, पटाखों से हवामान जो है वो दूषित होता है, जिसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स लोगों की खराब होती हैं, लोग जो हैं सांस नहीं ले पाते। मेरे जैसे लोग फॉर एग्जांपल इवन इन मुंबई प्रदीप जी वेयर आई स्टे इट ऑलमोस्ट सीम्ड एज इफ देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन। पूरी रात पटाखे चले हैं साहब। Nobody took out the Bombay High Court direction 7 to 10. It was 24 hours. It was 24 hours, 7 to 10. Sahab, it was 7 to 10 o'clock the next day. That's what they said. Because they said it did not specify 7 p.m. to 10 p.m. उनका भी 7 in the morning to 10 a.m. the next day. 24 घंटा हो गया। So मेरा ये कहना है कि बड़ा at least we should be sensible. मतलब क्या है कि पंजाबी में कहावत है, पोके जट कटोरा लब्या पानी पी पी आफरे आ। एक आदमी को जो बेवकूफ है, जाट वैसे उसका नाम लगा है, जाट नहीं है, उसको एक कटोरा मिल गया साहब। वो अपना कटोरा सबको दिखाने के लिए सारा दिन सिर्फ पानी पिया जाए उसमें, वो हम कर रहे हैं। क्या हो गया हमको? अरे भाई पटाखे चलाने हैं, फुलझड़ी चलाइए, आप वो चक्री वक्री चलाइए, अनार चलाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी समझ के बाद। आई जस्ट बीन टोल्ड आवर गेस्ट मिस्टर चंदन गोस्वामी फ्रॉम नागपुर has just been disconnected. I don't really know why. Perhaps we'll try and get him back on. But in the meantime, Pradeep ji, Mr. Modi has been attacking the Chhattisgarh Chief Minister, Mr. Bhupesh Baghel. I would have expected that that job would be left to the local leadership of Chhattisgarh, like somebody like Dr. Raman Singh or somebody like that. You know, I don't know. What do you think? Sir, Prime Minister Modi Saab is the star campaigner, number one star campaigner for all elections for the BJP. Now, to a certain extent, you have to give due credit. If you take the example of Maharashtra, BJP actually became the number one party after Mr. Modi came in, both in the local municipal councils as well as state assembly. And MP तो सवाल ही नहीं उठता because BJP swept the entire polls. So, continues 2014 से लेकर 2019, most of the places, if there is an impact, there is an impact because of Prime Minister Modi. And if there is no Mr. Modi, I don't think so. अगर वो कर रहे हैं, you can take both the ways. Why should the Prime Minister come to local level and take on the chief ministers of each state? But then
let us understand one thing, that there was one India is Indira, Indira is India. Now is Prime Minister Modi is only India. I mean, everything about India has got to do with Prime Minister Modi. Certainly, we don't say Modi is India. We say Modi is India. ये मोदी का भारत है जी. आजकल ये नहीं बोलता कोई कि इंडिया इज मोदी, हर एक को ये बोलता है मोदी इज इंडिया. इस तरीके से बात होती है. एंड वी आल्सो से द सेम थिंग, एंड मोदी जी इज डन अ वंडरफुल जॉब. ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और वो टमटा साहब ने बोला था इंडिया जिंदा, इंडिया जिंदा, बहुत पहले की बात है. फिर उनको अंडमान भेज दिया गया था एक्चुअली, अपने टमटा साहब को, जिन्होंने ये बोला था. इट इज रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू अ कपल ऑफ अदर पीपल, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. And I believe Mrs. Indira Gandhi herself objected to it, and she said, "ये क्या है, ये क्या बकवास है?" मतलब, but it got stuck. But it stuck. I mean, you know, it's like Ashwatthama the elephant. What do you do? But there is no doubt. I mean, in one particular time, she was supreme in everything that she did. Everything that she did was fitting very well for the country. I somehow feel and right now, everything that Mr. Modi does fits in itself very well for the country. With the state elections, you talk about local bodies, you talk about everything. And you it's speak, all Mr. Modi. And you speak internationally about India's Exactly. position as well. So international, national, state level and local bodies. Mr. Modi is there everywhere, and any faith in the BJP problem, let us also agree to the very fact, is because of Prime Minister Modi. Even Lal Krishna Advani ji could not attain that stature which Mr. never, Modi. no. Everything is about Prime Minister Modi. That Modi ji ne. And people love him. Yes. सबसे बड़ी बात यह है कि the people of India love him. आप जहां मर्जी चले जाइए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व ना हो तमिलनाडु में या केरल में, लेकिन वहां पर भी जब मोदी जी की सभा होती है, कुछ होता है, आप देखिए वहां से लोगों को देखिए, लोगों का फेस देखिए, मतलब कितना प्रभाव उनका होता है. वरे जो मर्जी, इनफैक्ट इवन इन द नॉर्थ ईस्ट, इवन पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, मतलब, एंड इवन इन जम्मू एंड कश्मीर. सो I don't think there is any doubt about who is the most popular leader today in the country. And I think BJP has very, very smartly planned their moves that जहां पर है उसको आप consolidate करो. जी. जितना areas है state और लोकसभा elections में, which they got 303 seats, उसी पे concentrate करो, get the maximum out of there, or at least maintain that level. And everything else is a bonus. Everything else is a bonus. So what come out from states, non-BJP states, is going to be just bonus. And if you consolidate all that you've got, and that's what Prime Minister Modi is exactly doing, consolidating his position. And the manner in which Mr. Devendra Fadnavis has been working in Maharashtra, in all likelihood, the BJP might actually attain that figure. Out of 48, they might actually get 43 or 44, right over here in Maharashtra, the way Mr. Devendra Fadnavis and the BJP have been functioning. हो सकता है कि जो बाकी सब लोग हैं, मतलब उनका हो सकता है कि उनका ठन ठन गोपाल हो जाए, मतलब very. Sir, one thing is very clear. I mean, whatever you say, ग्राम पंचायत आप नेगेट कर सकते हैं, एबी फॉर्म नहीं देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ते हैं. Sir, it's an indicator. It's an indicator. And आप नकार नहीं. And it falls in that particular order कि BJP number 1, Ajit Pawar, I mean, surprisingly came straight. It shows his administrative skills. He kept a low profile, worked on the ground level, worked what he does best, administration, and he's number 2. And number 3 is Shinde, Eknath Shinde ji. And Sharad Pawar ji has probably. जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि अगर ऐसी बात थी, तो जो 202 का फिगर है या 204 का या 402 का जो फिगर है कांग्रेस के लिए, वो भी नहीं होता. Exactly. अगर ये फ्रॉड होता इलेक्शन, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, तो हाउ कुड द कांग्रेस मेंटेन इट्स लेवल? सवाल सीधी बात. सो ये कहना, ये देखिए साहब ऐसा है, अगर आप जीत गए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी की बहुत ज्यादा सीटें आ जाती पंचायत में, तो कहते देखा लोग हमारे साथ हैं, और क्योंकि नहीं आई हैं तो भाई साहब एबी फॉर्म नहीं है, सिंबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये तो सब बेकार की बात है. एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम नागपुर, आई थिंक वी हैव from the BJP, I think it's Mr. Chandan Goswami. Am I right? I think. Yes. Mr. Goswami. Very good, sir. Namaskar. जय श्री राम. हर हर महादेव. जय सिया राम. जय सिया राम. जय सिया राम सर. जय सिया राम. आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है जी. लवली. तो गोस्वामी साहब, अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में
जिस प्रकार न जाने मतलब पूरे जितने दीप जलाए गए वो तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और जिस प्रकार आज की तारीख में अयोध्या में विकास हो रहा है, जबरदस्त, बिल्कुल वंडरफुल। और अब आगे जाकर के ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार अयोध्या में विकास होने जा रहा है, इट विल बी कंपेरेबल टू एनी ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है। गोस्वामी साहब बताएं। बस राम राज्य आ गया है तो समझिए आप इस भारत के अंदर में पुनः राम राज्य आ गया है। और हिंदू राष्ट्र जो पहले से भारत था उसमें राम राज्य की संकल्पना सभी की पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। जिस प्रकार 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ने एक भारत को अप्रतिम बना दिया है पूरे दुनिया के अंदर में, वह काबिले तारीफ है। वह एक ही प्रधानमंत्री है जो कर सकते हैं, वरना 2014 के पहले तो यहाँ पर में किसी भी प्रकार की ऐसा लग रहा था कि भारत एक पाकिस्तान से भी दबा कुचला देश है। आज भारत के अंदर में मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक का एक इश्यू हो गया, धारा 370 हट गई, राम मंदिर के लिए भव्य राम मंदिर तैयार हो गया। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो गरीबों से लेकर अमीरों तक और पूरे दुनिया तक में उसको आकर्षित कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी है जो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, ये अब दुनिया भी मान रही है। दुरुस्त बात, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय हैं। लेकिन एक चीज बताएं सर, जैसे छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी खुद आलोचना कर रहे हैं भूपेश बघेल की, वो महादेव ऐप को लेकर के। मेरा आपसे ये कहना है कि भाई देखिए, मोदी जी का स्तर जो है वो इतना ऊंचा है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? वहां की लोकल लीडरशिप अगर कहे, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी कहें या अपने, खैर वो तो वहां के नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह कहें, तो फिर वो कुछ बनता है। लेकिन मोदी जी खुद अगर बीच में रणभूमि में आकर के, आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनको ओवर यूज कर रही है, नरेंद्र मोदी जी को, हर चुनाव में? आवाज में, ऑडियो में आपको कट हो रहा है सर। मैंने ये कहा कि आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार आज की तारीख में मोदी जी हर स्टेट में कैंपेन कर रहे हैं, जहां जहां पर चुनाव है, कि भारतीय जनता पार्टी उनका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा है। आपको लगता नहीं है कि इस निचले स्तर पर आकर के शायद लोकल लीडरशिप को ज्यादा कैंपेन करना चाहिए? सर लोकल भी करते हैं, लोकल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन है, संगठन के द्वारा ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ये हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तरफ से प्रधानमंत्री भारत में बनाए गए नरेंद्र मोदी जी, पहले वे संगठन के कार्यकर्ता है। मोदी जी वे हर रोल को बखूबी निभा रहे हैं, निचले स्तर का नहीं बोल सकते इसको। अब देखिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार एक लंबी फहरिस्त है, उसको तो प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर गए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो सब चीजों का खुलासा भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज उन्होंने महादेव ऐप के बारे में कल बोला था, भाई आप बताइए, आपको 500 कुछ करोड़ रुपए मिले हैं, तो आपके सेंट्रल को कितने मिले हैं? आपकी आप कांग्रेस की लीडरशिप को कितने मिले हैं दिल्ली के अंदर में? ऐसे कई भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। और मुझे यह अपना यकीन है कि छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में सर? मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में बनेगी। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। और तेलंगाना सर? तेलंगाना में तो देखिए आपको सब पता है, तेलंगाना में हमारी बनने के चांसेस है, लेकिन कहीं हो सकता है कि हम सत्ता के करीब पहुंच जाए, ये हम आशा रखते हैं। क्या बात है, प्रधानमंत्री, और क्योंकि हमारे हर लीडर की और प्रधानमंत्री की भीड़ में ऐसे जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पर भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन हम उनको वोटों के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये वोटों में तब्दील हुए, और भारत के साथ साथ जिस प्रकार के अन्य प्रदेशों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की विकास शुरू है,
तो तेलंगाना में भी विकास होवे, राजस्थान में भी विकास होवे अच्छी तरह से। गोस्वामी साहब, आपका कैंपेन क्लियर है। 22 जनवरी 2024 नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का करेगा और बीजेपी इज ऑलरेडी स्टार्टेड द ब्यूगल। राम आ रहा है, राम आ रहा है, ये आपने चालू कर दिया। बीजेपी का कैंपेन पूरे देश में चालू कर दिया। और कल परसों ही मोदी साहब भी बोल रहे थे, भव्य सोमनाथ, भव्य केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, अयोध्या में राम लाला, 9 साल बेमिसाल। आपने डेवलपमेंट भी छोड़ा नहीं है, हिंदुत्व भी छोड़ा नहीं है। तो दैट इज द कैंपेन क्लियर कट। आप भी शुरुआत में जय श्री राम से शुरू कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस? यू आर हिंदुत्व को छोड़ने वाले नहीं है बीजेपी। यू आर नॉट गोइंग टू लीव हिंदुत्व। बोलो गोस्वामी साहब। नहीं, देखिए, हम इन नारों के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में, मंदिरों के साथ में हर तबके का, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर में हम अपनी इकोनॉमी का भी ध्यान रख रहे हैं। 5 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए हैं। हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पर है, अभी 3रे नंबर पर हम पायदान पे आएंगे। हम पूरे देश के अंदर में विकास चाहते हैं। कश्मीर के लेकर जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया कहा जाता था, आज वहां राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हर व्यक्ति वहां पर में तिरंगा लहरा रहा था, तिरंगा पकड़े हुए था। ये हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए गौरवान्वित होने की बात है। और कश्मीर से लेकर हम कन्याकुमारी तक के हम चाहते हैं कि पूरा डेवलपमेंट हो। जिस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है होगा आगे भी, और पूरा देश एक होकर के इस पूरी दुनिया में राज करेगा और राम राज्य की तुरंत जल्दी ही स्थापना होने जा रही है। गोस्वामी साहब, दूसरा आपने द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कांग्रेस पे आलोचना किया। आपने याद दिला दिया कि कांग्रेस हैज डिफीटेड अंबेडकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कांग्रेस डिफीटेड अंबेडकर, कांग्रेस डिफीट इंसल्टेड जगजीवन राम जी, बोथ कमिंग दलित, एंड आप the Congress is angry because we have appointed one Dalit from Telangana as the chief CIC. तो what are you trying to portray that? आप ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं गोस्वामी जी that Congress is anti-Dalit, anti-OBC, anti-SCC. What are you trying to do, गोस्वामी साहब? Yes, definitely. कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, दंगे, जातिवाद, एंटी-OBC जैसे अपना चाइना के साथ मिलकर के देशद्रोही जैसे काम करना, ऐसे अनेक काम किए कांग्रेस और उनके साथियों ने, जो कि यहाँ पर में देश का हर नागरिक पहचान चुका है उन्हें। कांग्रेस की पहले तो कांग्रेस का राज्य रहता था तो उसके अंदर में ये बातें पता नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे सोशल मीडिया का और मीडिया का इस प्रकार में हाथ हुआ है, जैसे बढ़ी है, क्रांति बढ़ी है, वैसे वैसे कांग्रेस की पोल खुलते जा रही है। किस प्रकार राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, काय के ले रहे हैं, किसके साथ मिलकर के ले रहे हैं, और किस प्रकार जातिवादी की उन्होंने दलितों में और उसमें फूट डाली थी। ऐसे अनेक बातें जो है वो कांग्रेस का उजागर हो रही है। कांग्रेस को बिल्कुल साफ साफ नागरिकों के सामने आ रही है कि कांग्रेस किस प्रकार हमें बांट रही थी, केवल अपने वोटों के लिए, केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल अपराधों के लिए, केवल दंगों के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल आएंगी, भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन का राज्य राज रहेगा पूरे देश के अंदर। बीजेपी का, कांग्रेस का ऑलरेडी कहना है कि एमपी में करप्शन को आपने बहुत बीजेपी के माध्यम से, उन्होंने 2 टेप्स निकाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के का। एक में 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं घूस का, और एक 500 करोड़ की बातें कर रहे हैं घूस का। नरेंद्र सिंह तोमर इज एग्रीकल्चरल मिनिस्टर फ्रॉम द बीजेपी इन द सेंटर, एंड उनके लड़का वहां पर कुछ डीलिंग कर रहे हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया कांग्रेस ने, हाईलाइट करने 100 करोड़ भी, 500 करोड़ भी, और भी टेप्स निकल। तो बोलते कि बीजेपी अपने भ्रष्टाचार को कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी ये कांग्रेस, बोलिए कांग्रेस का एक अपना वो षड्यंत्र है। कांग्रेस इस प्रकार के खुद कार्य करती है तो दूसरों के ऊपर में आरोप मढ़ती रहती है, उसके लिए अनेक वीडियो जारी करती है, फ्रॉड वीडियो जारी करती है, ऑडियो जारी करती है। कांग्रेस इस कामों में माहिर है। मध्य प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ तो उसका एक कंस्ट्रक्टिव एक उन्होंने सबूत देना चाहिए
जो उनका काम है अपना प्रशासन शासन के अंदर प्रशासन में रिपोर्ट करावे, उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया है, केवल बातें करी है, लोगों को गुमराह करने का केवल काम कर रही है कांग्रेस, के अलावा कुछ नहीं करती है। कांग्रेस का काम है दोहरी नीति और गुमराह करो। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का दो एकदम मजबूत यंत्र और वेपन है, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एंड पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। आप पोलराइज करना चाहते हो वोटर्स को, और बीजेपी स्पीक्स ऑफ हेट्रेड, यानी नफरत की राजनीति बीजेपी पूरे देश में फैला रहा है। और राहुल गांधी जी एक ही है जो प्यार और मोहब्बत की दुकान हर गली, हर गांव, हर शहर में वो बनाते जा रहा है। तो दिस हेट्रेड, उनकी मोहब्बत की दुकान अखिलेश सिंह ने बता दी है, अखिलेश यादव ने बता दी है मोहब्बत की दुकान क्या होती है। उनके राज्यों के अंदर में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में घृणित कार्य होते हैं वो बता दिया है। रही बात सीबीआई और ईडी की बात, सीबीआई और ईडी का पूरा दुरुपयोग 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारों ने अनेक बार किया है। हम रही बात दूसरी, तो ईडी जो है इस समय पे वहां सबूतों के आधार पर में काम करती है, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग है, स्वतंत्र एजेंसी है। कोर्ट के आधार पर में वह लोगों को अपना सजा देती है और कोर्ट के आधार पर कोर्ट में सबूत पेश करती है। कांग्रेस का एक मनगढ़ंत, कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है इसलिए वो दूसरों को अपना आरोप मरती है। लेकिन यहां पर एक चीज है गोस्वामी साहब, एक छोटी सी शिकायत है। आपको आवाज आ रही है सर? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ। मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं सर। हाँ सर आपसे एक शिकायत है सर। मुरादाबाद 1981, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ 1984 फरवरी, नेली मैसेकर। सरकार किसकी? कांग्रेस की। असम में, केंद्र में किसकी? कांग्रेस की। हाँ मुरादाबाद में भी सरकार किसकी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, केंद्र में किसकी? कांग्रेस की। उसके बाद मलियाना, हाशिमपुरा, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? कांग्रेस की, केंद्र में किसकी? कांग्रेस की। 1989 भागलपुर, सरकार किसकी? बिहार में। लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, भगवत आजाद साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदरणीय सम्मानीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। सर इनके ऊपर एक प्रॉपर इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कब होगी? क्योंकि जब भी सांप्रदायिकता की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब आरोप लगाने होते हैं तो गुजरात की बात होती है। एक गुजरात 2002, वो भूल जाते हैं कि गुजरात में 1967 से लेकर के 2002 तक दंगे होते रहे, जिसमें 2002 का दंगा सबसे छोटा था। लेकिन सर नेली में तो एक पूरे गांव में जितने मुसलमान थे, बच्चे, औरतें, सब, उनको 2.5 घंटे में उनका नरसंहार कर दिया गया। और हम तो गए ना वहां पे, मैं तो छोटा सा रिपोर्टर था उस वक्त, हमने तो देखा है। वो आज तक वो खतरनाक मंजर जो है आंखों के सामने नहीं आता, नींद नहीं आती जब उसके बारे में मैं बात करता हूं। किसी को नहीं छोड़ा। हितेश्वर साइकिया साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कब मांगेगी? मेरा यह कहना है हमारी सरकार जो है आज की तारीख में केंद्र में, वो कब मांगेगी जवाब इसका? सर बताएं। देखिए ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां कांग्रेस ने इस प्रकार से नरसंहार और अत्याचार और अपराध किए हैं, दंगे किए हैं। उस समय की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को इस प्रकार से कांग्रेस ने दुरुपयोग कर करके उन केसों के अंदर में खुद को पाक साबित किया हुआ है। और उसके बावजूद भी ऐसे कई केसेस हैं जो कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। मैं भी चाहूंगा कि इन केसों की फिर से इस बातों को उठाया जाए और जांच की जाए। यह आपने अच्छा एक पॉइंट उठाया है जिसके ऊपर मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर में पूरा जांच किया जाए और जो दोषियों को सजा दी जाए और इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो जनता के सामने इन पॉइंटों को रखा जाए। लेकिन यहां पर मेरा मकसद क्या है ये बताने का सर गोस्वामी साहब जी, मकसद ये है कि बार बार उंगली उठाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप मुस्लिम विरोधी हैं,
अरे सबसे ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार जो हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। कांग्रेस ने करवाए सबसे ज्यादा दंगे और सबसे ज्यादा मुसलमान जो मरे वो कांग्रेस के राज में मरे। और तो और छोड़िए, नेली की अगर बात कर लें सर, छोटी सी बात है, आदरणीय सामान्य राजीव गांधी जी 1985 में उन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया एजीपी के साथ। उस वक्त आंसू था, उसके बाद उन्होंने एजीपी बना दी, असम गण परिषद बनाई। उस वक्त तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी। सर जो दो लोग मेन एक्यूज थे नेली में, उसकी एक कंडीशन थी कि इन दोनों के खिलाफ जो भी केस है वो माफ किए जाएं, और माफ कर दिए गए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 1983 लोगों को 2.5 घंटे में मार दिया गया, और जो लोग उसके अंदर बिल्कुल संलिप्त थे उनको माफ कर दिया राजीव गांधी ने। तो यह बात तो उठनी चाहिए ना सर। गोस्वामी साहब। यस, मैं समझ गया आपकी व्यथा, और जिस प्रकार से कांग्रेस का, मैंने पहले कहा कि दोहरा चरित्र है, कांग्रेस केवल गुमराह करती है। मैं भी ये अपने केंद्र के नेताओं से चाहूंगा कि इस प्रकार की जो चीजें है, घृणित कार्य जो हुए हैं, उसको जनता के सामने, आज की जनता, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको उनके सामने ये रखा जाए और उनके ऊपर न्याय छोड़ा जाए, तथा न्याय के लिए छोड़ा जाए कि किस प्रकार देखो कांग्रेस की सरकार करती थी और उसके जो लोग हैं, उसके साथ में जो गठबंधन है वो किस प्रकार से करते हैं, और हमारी एनडीए की सरकार क्या करना जा रही है और क्या कर रही है इस समय भी सब आपके सामने है। ये ऐसे कई चीजें हैं जो और खुली नहीं है। आप चाइना के इसमें जाएंगे कि क्यों अडानी का नाम बार बार लिया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, क्यों उसको पोर्ट होना चाइना को, किस प्रकार लंदन के अंदर में उनकी बैठकें होती है। ऐसे कई देशद्रोह के काम कांग्रेस ने किए हैं, ऐसे कई अपराध कांग्रेस ने किए हैं जिसकी उसको सजा अभी मिली नहीं है और मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी कसूरवार हो उसको मिलना चाहिए। गोस्वामी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कहना है कि आई हैव स्ट्रेंथन द एमएसएमईज को मैंने मजबूत कर दिया है, और मजबूत करने की वजह से 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है। मोदी साहब कहता है आई हैव जनरेटेड 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आउट ऑफ विच 3.4 करोड़ वुमन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज, एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करके। बट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों एक कैंपेन चालू कर दिया है कि आपने ये क्यों किया, आपने फार्म लॉस लेके आए, विड्रॉ किया, आपने जीएसटी लेके आए और छोटे उद्योग को टोटली बर्बाद कर दिया है, डिमोनेटाइजेशन लेके आए, और ना टेरर अटैक्स कम हो गए, ना अलग अलग जो बेनिफिट था, बोले कुछ नहीं, आप उसको मनाते भी नहीं एनिवर्सरी। 2000 रुपया आपने लेके आपके कार्यकाल में उसको वापस कर दिया है। दैट इज व्हाट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेज। तो ये कैसे, एक तरफ राहुल प्रियंका कह रहे कि कोई काम नहीं होगा, मोदी साहब बोल 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट गोस्वामी साहब? देखिए सर, इनको क्या लगता है कि यह जो भारत हुआ है 1980 और 1970 के दशक का भारत है, कांग्रेस को आज भी वैसा ही लगता है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। 1947 में जिस प्रकार से नेहरू जी ने किया, 2 टुकड़े करवाए अपने प्रधानमंत्री लालच के लिए, उनको आज भी वैसा ही लगता है। लेकिन आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, आज का युवा हर चीज में आर्गुमेंट करता है और सत्य को मानता है, झूठ को तुरंत नकारता है। इनको लगता है कि आज भी ऐसे बेवकूफ लोग हैं, दलितों को हमने आपस में लड़ाया, मुसलमानों को लड़ाया तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं, ये अपने मुगालते में है कि यह युवा पढ़ा लिखा नहीं, जबकि आज का युवा पूरी तरह पढ़ा लिखा है, सक्षम है। मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाग चुका है आज का युवा, आज की पीढ़ी जाग चुकी है। तो यह कांग्रेस की एक खुद की मानसिकता है जो वो अपने सपनों में जीती है और गलत गलत बातें बोलती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो ताकि उस सत्य माना जाए, लेकिन उस सत्य को, उस झूठ को नकार रही है पूरी भारत की जनता। और आगे लोकसभा चुनाव के अंदर में देखना किस प्रकार 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगी। सिर्फ 400, अभी तक तो फिगर आ रहा था 500 का। लेकिन गोस्वामी साहब जी, जो मराठा आरक्षण का मसला है, अब तो धंगर समाज भी आ गया है सड़क पे, कोली समाज भी आ गया है सड़क पे, माली समाज भी सड़क पे आ गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा है, सभी लोग आरक्षण मांगते हैं, अच्छी चीज है उनके, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन
स्वयं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं मराठा समाज को बोल चुके हैं और सभी को आश्वासित किए जो कर चुके हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा आरक्षण दिया जाए जो कि कोर्ट में चैलेंज होने के बावजूद भी टिके और कोर्ट में चैलेंज होने के बावजूद भी टिके। पुराने कागजात निकाले जा रहे हैं और उस पे एक पॉजिटिवली काम किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। खुद सभी समाज महाराष्ट्र के हैं, सभी मेहनती समाज है और सभी के साथ में न्याय है, वे भी उनको भी होना चाहिए आरक्षण। लेकिन मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है, मराठा समाज ने क्वेश्चन ये भी करना चाहिए कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब तो उन्होंने कहा था कि मराठा समाज को हम आरक्षण नहीं दे सकते, उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया था? जबकि अनेक मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाहती। लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है उनसे पूछने का कि क्यों मराठा समाज को उन्होंने पिछड़ा रखा हुआ है, क्यों दलित शोषित रखा हुआ है, शोषित क्यों रखा हुआ है, उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया गया लीगली? भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट और अजीत दादा की सरकार पॉजिटिवली उन्हें आरक्षण देने चाहती है, लेकिन वह टिके, सुप्रीम कोर्ट में टिका जाए। पिछली सरकार की नाकामी की वजह से, पिछली सरकार में सुप्रीम कोर्ट में बराबर अपना ध्यान नहीं देने की वजह से यह आरक्षण कैंसिल हुआ था। जी, लेकिन एक चीज तो है, ये कहा जाता है, अब मुझे मालूम नहीं कितना इसमें सच है, कि शरद पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के, 4 बार जी। उन्होंने कभी मराठा आरक्षण की बात नहीं करी, कभी भी, जब वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने रिफ्यूज किया था उनका। तो एक मेरे पास में कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, देखा था, मैंने पढ़ा हुआ था, उस समय का पेपर था, फ्रंट पेज पे रिफ्यूज किया हुआ उन्होंने जी। लेकिन फिर भी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व सर, दैट्स माय ओपिनियन। क्योंकि मतलब वेरी फ्रैंकली ईडब्ल्यूएस में मराठा, जो भी मराठा आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में लाना तो आसान है, लेकिन ओबीसी में लाना जरा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, हो सकता है कोई लीगल सोल्यूशन निकले इसका। इन एनी वे सर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गोस्वामी साहब, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। एक बार फिर आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह आप लोग सब लोग काम करते रहें और अयोध्या को एक इतना भव्य शहर बनाएं, इतना भव्य शहर बनाएं कि सारी दुनिया अयोध्या है, ये देखने के लिए कि रामलला का शहर जो है इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर करें तो बहुत अच्छा। और बनेगा, आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी होगी। राम राज आ चुका है और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। So Pradeep ji, we do have a. I'm very surprised that the BJP is not taking up all these causes. I do remember Smriti Irani used to take it up, because I remember briefing her on the same as to all the riots that were conducted that took place during the Congress regimes, and the fact is that the Congress used to be in power in the state as well as the centre, and Exactly. still there were riots. Now and still the chief minister was never thrown out, like Hiteshwar Saikia in Assam, for example. He continued as chief minister for another 3 terms. I mean, come on. Congress is complaining about Manipur. They're complaining about Manipur, they're complaining about Gujarat. Prime Minister, when are you going to visit? When are you going to visit Manipur? I don't remember Indira Gandhi visiting Delhi ever. I don't remember Mrs. Indira Gandhi visiting Delhi ever, or going to Bodoland or to any other place in Assam at the time when the violence was at its peak. I mean, come on. But sir, ये जो हिंदुत्व का लहर जो they are trying to unleash across the country, it seems to be quite clear. बीजेपी ने अपने जो पिंड जो है ट्वीट, वो कहा कि आ रहा है राम. This continuous attempt to saffronize the entire country. But that's what the NCP and that's what the Congress and everybody else is saying. That's what we have to fight against. राम आ रहा है is the pinned tweet of BJP for India. Ram आ रहा है, and they are focusing the very fact that Prime Minister Modi, भव्य सोमनाथ, भव्य केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, अयोध्या में राम लल्ला. At the same time,
डेवलपमेंट को छोड़ा नहीं है। लेकिन I would be very happy if the Prime Minister Narendra Modi would also talk about restoring and rebuilding all those Shiva temples that were destroyed by Tipu Sultan all along the Malabar coast. I hope that happens. There are more than 230 of them, as you well know, Pradeep ji. Yes, yes. 230 से ज़्यादा मंदिर हैं. Kerala is full and full Yes. of the old temples. आप देखोगे हर district, हर assembly में आप जाओगे, हर तालुका में जाओगे, there is some dilapidated 1000 years old temple out there, and the temples there have a very profound and uniqueness among them. That every temple has a huge courtyard. You know, हर चीज. It is according to the temple architecture. Exactly. It is And exactly then the according to roof, that. अब देखोगे roof में कुछ ना कुछ depictions है. All the, it could be of the galaxy, it could be of something, some stories. There were churches. There were over 100 churches which were destroyed. Over 230 temples. Yes. उनको भी restore कीजिए. अगर now that you are on a restoration spree, that will be nice. And by the way, those are abandoned. It is not as if anybody is taking them over. And I think BJP focuses right now, because time is too short for them. Yeah. Lok Sabha 2024, concentrate on the areas that you're already in and try and consolidate that, retain at least that, so that you 303 is attained. Kerala में तो कुछ भी मेहनत करेंगे, अभी कुछ होने वाला नहीं, I don't think. And I have another bone to pick as far as the BJP government is concerned. Sir, अभी तक 2015 में गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉमिस किया था, Mr. Modi's government, by the way, to Dr. Subramanian Swamy's application in front of the Supreme Court that the Ram Setu should be declared a national heritage monument. आज तक नहीं हुआ सर. 2015 में एफिडेविट दिया है मोदी सरकार ने that we are doing it, as a result of which Dr. Subramanian Swamy withdrew his petition in front of the Supreme Court. सर 8 साल हो गए, आज तक नहीं हुआ है. तो मेरा ये कहना है, मतलब I don't understand this. Sir, and number two, today look at we have supported the UN resolution over how Israel should not take over the Palestine territory. Now who will determine what is Palestinian territory and what is Israeli territory? I'm not sure. I thought we had taken a particular stand on Palestine and Israel, which was that all forms of violence must stop. So this particular resolution, I don't know why the government of India supported it. So they are only concerned about Gaza. So Gaza and Palestine. Now it's difficult. I mean, they said we are against any kind of terror attacks, and any terror pads from anything, anywhere is to be destroyed. So the Hamas was having terror pads next to hospitals, so that along with the terror pad, even the hospitals get destroyed. So everything was happening out there. All terror activities. Now the hostages are there. Now hostages, exchange of hostages. Abhi ye sab. But we're coming back to the Ram Temple. Ram Temple, आप जितना BJP hypes it, it is going to have a positive impact on all their already existing good states. It could be Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan. If you talk about all these places, it is going to have a very good spell, you can say, electoral spell on all these states to retain at least what they have got. Exactly what Mr. Sharad Pawar has been saying, Pradeep ji. What Sharad Pawar ji has been saying is that the BJP wants to divide India in between Hindus and Muslims. That all that they are left with is actually Hindutva. जो विकास की बात तो हो रही है, which is neither here nor there, but actually that core strength is Hindutva. So let's ask Dr. Surena Malhotra. I think she is with us right now. Dr. Malhotra, very good evening to you, ma'am. Yeah, good evening. Hello, how are you? Happy Diwali to you, ma'am. Happy Deepavali. Diwali to you all and everybody, all the viewers. आपको गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले भाव बीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जी. Wonderful. But Dr. Surena Malhotra, yeah. But Dr. Surena Malhotra, as a medical professional, I'm sure you must have been very disturbed at the manner in which people went crazy in bursting firecrackers 24/7. What is going on? Absolutely. I mean, as you can see, even my voice, I mean, everybody's voice is choked up. And yes. Everybody's suffering from, and then respiratory tract problems. And it was absolutely, I mean, I think there was a limit set, but then nobody, kept up the limit. It is 24/7. It is 24 hours, man. But at the same time, what we thought was that why is it only during Diwali? Diwali so definitely we require. But what about the other things? What about the building constructions and everything? That is also playing a big role in all this. Yes. So just to show that okay, they are bothered. Just to show during Diwali they are doing these rules.
What about the regularly? What they have to do? Take strong actions everywhere. Yeah. You know, Dr. Surendra Malhotra, now the electorate, the parties have been trying and attacking Sharad Pawar ji. Now that is a matter of concern. Sharad Pawar ji को attack करने लगी, एक certificate produce कर दिया, somebody produce some election certificate of Sharad Pawar ji saying that he's an OBC certificate, and NCP had to come out officially and show that ये है Pawar साहब का SSC living certificate in which he is clearly is a Maratha. So why is this new attempt to directly target and tarnish Sharad Pawar's image? And who is responsible? Who do you think is responsible for all these things? Dr. Malhotra. See, basically the thing is that they cannot, they cannot digest the publicity of the people's publicity of Sharad Pawar ji. The people really like him, people respect him, and that is what is like becoming very evident, that he is like, really at the top amongst all these politicians. So he's ranking top. So that's the reason like they are threatened. In Maharashtra, people are threatened about Sharad Pawar ji. So that is the reason they are playing these cheap political tactics. This is what damage this. Every time somebody is becoming popular, BJP comes forward and does this personal damage. Bachchu Kadu, a leader from Maharashtra, goes on to say that Pawar Sahab on his letterhead said 52 castes should be included in OBC, and that happened. He said the credit goes to Sharad Pawar ji that he did that. But Bachchu Kadu goes ahead and says if he had included Marathas, then that would have happened immediately. There were no questions asked at that time. So everything, the focus of the entire OBC, Maratha, agitation, reservation, everything is being targeted on Pawar Sahab. कि पवार साहब ने 25 साल पहले ऐसे किया, पवार साहब ने अभी ऐसे किए, पवार साहब ने OBC certificate. Now, how do you see this? Because this is a planned targeting of Sharad Pawar sahab. This is sorry, your voice is not clear. Yes, we can hear you, Dr. Malhotra. Yes. See, this is absolutely, because now they are in a fix what to do. They don't know how to go about the whole thing. So this is what they are buying time. This is what they are trying to divert, because we saw that what happened. They were the people, the Marathas, they were so angry with the ruling party. So now they are trying to put the blame on Pawar Sahab, because during the whole process, in fact, Marathas, they had they felt the confidence in discussing with Pawar Sahab, and it was very evident that Pawar Sahab had taken the pace to do a lot of things before. Arakshan, these Arakshan, Mahila Arakshan, in every way Pawar Sahab has always brought the minorities forward. They have given chance to people who are a little bit less in the economic domain, and according to that. So they cannot, मतलब उनको हजम नहीं हो रही है ये बातें कि पवार साहब का. लेकिन मैम यहाँ पर शरद पवार जी के विषय में बार बार भारतीय जनता पार्टी के स्पेशली जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पवार साहब की जो राजनीति है वो बिल्कुल क्लियर है. जब वो मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बार भी मराठा आरक्षण के लिए प्रयत्न नहीं किया, नंबर 1. नंबर 2, ये भी कहते हैं कि जब शरद पवार साहब विपक्ष में होते हैं तो ये प्रोटेस्ट हर जगह पे शुरू हो जाती हैं, इफेक्टिवली सेइंग दैट Mr. Pawar is behind all these protests for caste-based reservations, not just for Marathas, but for Dangars, for Malis, for Kolis, and even for Muslims. पवार साहब जब होते हैं तो जो भी टॉक्स होते हैं दे आर एट अ वेरी एजुकेटेड लेवल. जो भी बातें होती है, जो भी जिनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब सॉल्व करने के लिए ही बातें होती है. यहाँ पे मतलब पवार साहब कभी भी अननेसेसरली रोजी पिक्चर देके फिर लोगों को बताया कि बाबा ये नहीं होने वाला है, ऐसा तो कभी उन्होंने किसी ने भी किया नहीं था. और रिजर्वेशन की बात है तो पवार साहब ने तो 1978 से ही रिजर्वेशन दिया था. तो ये सब बातें, गलत बातें पवार साहब के अगेंस्ट बोली जाती है. जैसा अभी उनके सर्टिफिकेट की बात कही, ये लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं.
जो मतलब उनके सर्टिफिकेट पे क्लियरली मराठा लिखा था, तो भी बोल रहे हैं प्लस वो सर्टिफिकेट इंग्लिश में था, तो सुप्रिया सुले ताई जी हैड टू कम फॉरवर्ड एंड क्लियर ऑल दीज थिंग्स, यू नो. सो उनको क्या है कि लोगों के मन में संभ्रम डालने की ही बस वही नीति वो आजमा रहे हैं, बिकॉज दूसरे पवार साहब एनसीपी का उनका क्रेडिट, उन्होंने जो भी चीजें की वो इतनी बड़ी है, जो उन्होंने फार्मर्स के लिए किया, सब लोगों के लिए किया, धनगर कम्युनिटी के लिए किया है, तो ये सब चीजें इतनी बड़ी है कि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले. तो इसलिए ऐसे टारगेटेड थिंग्स बातें कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, जिसमें लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. But over here, what Mr. Pawar said is very, very significant. If you remember, when the first deadline of Mr. Manoj Jharange Patil passed and nothing was done, Yes, Mr. 40 Pawar was the only person who actually said, "Why did you promise Exactly. to Eknath Shinde ji and Devendra Fadnavis ji and Ajit Dada Pawar ji कि आप लोग, खैर अजीत दादा पवार उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, कि भाई आप लोगों ने प्रॉमिस क्यों किया? आपको मालूम था कि ये नहीं हो सकता, फिर भी आप लोगों ने जाके प्रॉमिस किया. सो विच इज द रीजन व्हाई, फ्रॉम वॉट एवर आई रिमेंबर, बिकॉज आई हैड अ टॉक विद पवार साहब when he was chief minister here. I remember talking to him about Maratha reservations in 94 and then again in 95. 95 of course, then you know the new government came. But before that, he said even at that time that legally it's a very convoluted and complex problem. Exactly. It cannot be solved just like that. True. So over there, I think he was quite right. And even now, Dr. Surena Patil, I would like to ask you, do you think this government will succeed in giving whatever they have promised to the Marathas without touching the OBC reservation, going beyond the 50% ceiling and giving 5% or 10% to the Marathas? Do you think that's possible? I don't think so. Yeah, I don't think so. Very difficult task. Yeah. You know, But do you think it will happen? They have to now. That depends upon what this party. I mean, what the state government has to communicate with the Kendra Sarkar, and then they have to approach they have to check out all the legalities, and then they have to do. But it's a very difficult task. You know, more than 50%. How they are going to do it? And if not by doing that Kunbi certification, how then the OBC is not going to like it, you know. So it's all a very difficult situation. As you very correctly said, that Pawar Sahab clearly said that it's a very difficult situation. Why are you promising? Why do you promise? This party, BJP, has a tendency of promising, showing big, you know, लोगों को सपने दिखाते, and then what happens? Then actually the ground reality is very different. Like 2 crore jobs in a year. Yes, that's exactly 2 crore jobs in a year. Pradeep ji. yeah, Dr. Malhotra, Ajit Pawar and Praful Patel went and met Amit Shah in Delhi. Now that's something unique, because he said, Ajit Pawar ji said that I am suffering from dengue and cannot meet anybody, and he missed a lot of meetings here. He missed a lot of meetings here in Maharashtra, and especially very important meetings, saying that I got dengue. And suddenly both of them go and meet Amit Shah in Delhi, and they come back, and then Praful Patel here says that something of very stately importance was to be discussed. Now something that is something important in the state, the chief minister is not included, the other deputy chief minister is not taken into conference. I mean, what is something so secret, so much important to the state that Praful Patel and Ajit Pawar had to go to Delhi and meet Amit Shah and seek his intervention? You think the triple engine is not going in one direction, it's moving in 3 different directions? You think that something is not going to work right for Ajit Pawar, and how do you see it, Dr. Malhotra? See, triple engine is definitely moving in different directions, because as I remember the last time when we discussed, that time the Mukhyamantri and the Upa Mukhyamantri, they had gone to Delhi, and Ajit Dada was left over here, and then he said, I don't know where they are going and for what they are going. And now it was a reverse thing. See, now very important things are going on, like Maratha Arakshan ka problem hai, Berozgari hai. They should be in Maharashtra and take some important decisions and do the work collectively. That is what their idea was behind doing everything, you know. 2 पार्टी को फोड़ के साथ में नहीं आ सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? Ultimately, Maharashtra ko kuch, everybody, all the Maharashtrian people in Maharashtra, they are looking up to them. They have to do something. They have to deliver results, which is not happening.
there are some excuses. Somebody is going here, somebody is going there. But what is the end result? Nothing is really happening. Wonderful. So we need people who can take fast decisions. We need people like Mahavikas Aghadi in Maharashtra. When Mahavikas Aghadi was there, I mean things were happening so fast, and it was happening for the people. You know. But Dr. Surendra Malhotra, people forget that People- for 2 years of the tenure of the MVA, the state was under lockdown because of COVID. I mean, लोग भूल क्यों जाते हैं कि COVID, भाई, the MVA combated COVID and so beautifully, So and it was beautiful. praised by everybody. Yes, certainly. तो उसमें तो आपकी गलती है, ये तो आपको बार बार बोलना चाहिए. Yeah, exactly. I mean, COVID period was. I mean, they just came to power and immediately that COVID. एकदम लॉकडाउन लग गया. Immediately. पावर में आने के बाद क्या मार्च The way- 25 को लॉकडाउन लगा दिया गया. Exactly, and Mahavikas Aghadi also, there were 3 parties. There was Ji. Nationalist Congress Party, Congress and Shiv Sena. But Yes. all of them unitedly thought about the people first, you know. They didn't think about, oh, who's getting importance and who's not. They did the work together collectively and they did it. They remembered that, okay, they have to do work for the people, you know, because they have been chosen by the people. और एक So और that's चीज the जो way- है मैम सुरेंद्र मल्होत्रा जी, एक और चीज जो है, दिस इज बाय द वे, दिस यूज्ड टू बी अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द एमवीए दैट द बीजेपी यूज्ड टू मेक, कि भाई कुछ भी करने के पहले आपको सोनिया जी से पूछना पड़ता है, आपको राहुल जी से पूछना पड़ता है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता है. अब यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कुछ भी करने के पहले सबसे पहले ये लोग दिल्ली जा रहे हैं. Exactly. तो ये क्या हुआ, मतलब ये आपको लगता नहीं कि इस विषय के बारे में एनसीपी को, शरद पवार साहब को, सुप्रिया सुले जी को भी बोलना चाहिए कुछ के भाई ये क्या हो रहा है? आप तो कह रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट हैं, तो मतलब Exactly. आप कुछ भी करने के पहले आप दौड़ के दिल्ली भाग जाते हैं. That's a very good point. That's a very good point. And I hope people are also watching. People are also realizing this. That once there was MVA was there, they took the action immediately. There was like one day they thought about it, the next day the action came into force. You know, for everything. I mean, in fact, in the center they took so much time in thinking about it, how to combat COVID, थाली बजाओ क्या, कि clap करो, कि दिया लगाओ, you know. But in Maharashtra, they fought COVID in a very, very scientific manner. So these are the people whom we require, people who will take immediate action. Now, as I said, as a doctor, I'm saying, इतना डेंगू फैला है, सब जगह पे डेंगू है, but कोई कुछ एक्शन ले रहा है? कुछ नहीं ले रहा है. Nobody is even realizing that there is a big problem of dengue. But why should people suffer? This is something which can be easily controlled, but no action is being taken. Everything, all the things are so laid back. So we need some government which is always on the action mode, and that is what Mahavikas Aghadi was. You know, Dr. Surendra Malhotra, Supriya Sule ji was addressing one Dangar community Sabha today, and the Dangar community was asking her questions and providing, when are you going to provide justice? Pawar Sahab, Sharad Pawar Sahab nahi kiya, aap bhi. So she said very mockingly, she said, I will give you justice, I will provide justice to you, but I will not promise you, jaise Fadnavis Sahab nahi, she didn't take Fadnavis Sahab. Somebody promised you justice on the first cabinet meeting itself, and that never happened. So I am not going to give you that kind of promise, but I will provide you justice. Now she was casting aspirations. Alochana kar raha tha Devendra Fadnavis ji ka. Now everybody is gunning for Devendra Fadnavis. And now you had this senior Congress leader Bala Sahab Thorat. He's saying jail se kaidi bhag rahe hain, jail se kaidi घूस दे रहे हैं पुलिस को, ये सामने हो रहा है, and सामने drug peddlers, drug mafia. He was talking to Mr. Patil. ये सब जिस प्रकार से हो रहा है, and the Home Ministry seems to be totally ineffective. That is what Supriya Sule ji earlier also said, that Fadnavis ji has betrayed the Marathas, betrayed the Dhangars, betrayed the Lingayats, and the Muslim reservation Muslim community. Now the attack on Devendra Fadnavis ji, Supriya Sule ji had started the attack on Devendra Fadnavis, asking for his resignation. Do you think he should resign, Dr. Malhotra? Of course, definitely he should resign. I mean, everything is failing in Maharashtra. You tell me what is working in Maharashtra? Nothing. On all the fronts, there is a failure of this government. If you see health ministries don't even know where it is. You know, the health ministry doesn't exist in Maharashtra presently.
And what about there is drugs? You never ever thought that Maharashtra will be infested with drugs. There would be factories producing drugs, like places like Nasik. What, so we never imagined. And what about बेरोजगारी? महाराष्ट्र में तो बेरोजगारी इतनी है, जब युवा युवा बैठा हुआ है और ऐसे में ड्रग्स है, ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है. So what is the home minister doing? There are ladies are not safe. Places like Pune, ladies, the young girls are getting raped. So what is happening? I don't think he is taking any action. He is busy going here and there and just promotion, propaganda of his party. But what about the work for the people? You have to make Maharashtra safe for the people who are staying here for so many years. Maharashtra had a class. So, I mean, definitely he should resign. He's not delivering anything. Dr. Malhotra, you're saying there's no employment created, and but Prime Minister Modi says that he has strengthened the MSMEs. इतना strengthened कर दिया है कि the MSMEs have generated 15 crore jobs. That's what Prime Minister Modi is saying. 15 crore job हमने MSMEs को strengthen किया और उसका नतीजा है कि 15 crore job have been created, and out of the 15 crores, he says 3.4 crore jobs have been given to women. Women को opportunities, employment opportunities create कर दिए. Now, how do you see? You have been watching Maharashtra very minutely. So, what the claims of Prime Minister Modi, has it actually percolated? कुछ दिख रहा है महाराष्ट्र में? These are tall claims. This is nothing. This is the same gimmick. This is advertisement tactics. This is like, say, कहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में, इवन मुंबई जैसे जगहों में लोग ऐसे ही चौल में देखो, आप किधर देखो, people who are BSc, the BCom and all, they are just doing some, small little jobs, and many of them are not getting a decent job, so they are sitting at home. The people who are feeding them are their parents, who... Or they are working, madam, yeah. you forgot. Dr. Yeah. Surendra Malhotra ji, you forgot. Or they are working for Swiggy and Zomato. Yes, they are working for Swiggy and Zomato. Yes, they are. That's what, yeah, they are actually. They've all become delivery boys. They're all delivering food everywhere. Exactly. I mean, I think it's shameful, and I say it from personal experience, because even yesterday, even day before, I just asked these boys, भाई क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग थे, दीपावली थी तो भाई बाहर से मंगाया था कुछ, तो ये लड़का आया वहाँ पे, he seemed very well educated, he was speaking very good English, so I asked him, that boy is an engineer. He said, I have no job. He's an engineer. He's a civil engineer. That's so sad. And there is so much of construction work, there is so much of infrastructure work going all over Maharashtra, and that boy can't find a job. So he is now delivering for Zomato. I mean, what is going on here? ये क्या हो रहा है? I don't know why the government is not taking this seriously. I mean, they have to. I mean, what is going to happen to the younger generation, the new generation? How are they going to feel safe in in India? Then what happens is, then they start dreaming, then they start thinking about going abroad. Then there are so many of them going to Saudi and go here and there. They try, whatever ways to go there. And just like our 8 naval officers in Qatar who have been sentenced to death, whom nobody is talking about, very sad. they get caught up in other things. I mean, Yeah. I don't really know where this thing is going. Chalte, ma'am. I want to ask Ji. Dr. Malhotra on pollution, because pollution is a big problem that we're discussing as we started the show. Now, do you think that Eknath Shinde ji, the Chief Minister, is doing all possible where controlling pollution is, because Aditya Thackeray has been every day आलोचना कर रहे एकनाथ शिंदे जी का, because आपने कुछ नहीं किया, existing झाड़ आप काट रहे हो, आपने कोई टावर्स नहीं बांधे pollution control के लिए, तो एंड एकनाथ शिंदे जी कहा कि मैं 1000 वाटर टैंकर पूरे मुंबई में for to put water on the roads so that dust doesn't move up. You think all these things are enough for controlling pollution? They are not enough at all. And I don't even know whether the tankers आएंगे. I don't even know whether they have started doing that. I mean, this is something, a simplest way of doing it, whatever. But ये भी चालू किया है कि बोलना सिर्फ आसान है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, but ये simple चीज इतना भी तो किया नहीं है, तो वो आगे चल के क्या करेंगे? पर मैम ये तो बहुत पुराना है मेथड. हाँ, this is a बहुत पुराना मेथड. You are from Mumbai, ma'am.
हाँ, डॉक्टर it's सुरेंद्र so- मल्होत्रा, यू आर फ्रॉम मुंबई, यू वुड हैव नोन Exactly. साउथ Yes. मुंबई में इसी तरह वाटर टैंकर जाते थे शाम को, दे ऑलवेज यूज्ड टू वॉश द रोड। ये तो बहुत पुराना है। बहुत पुरानी टेक्निक है। जी। एंड नाउ दे शुड कम आउट विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स को, हाउ दे शुड न्यूट्रलाइज द गैसेस एंड ऑल दैट। Ma'am, I have a suggestion. Yes. I have a suggestion. The best possible method of controlling pollution. Stop the construction. No, ma'am, it's called a tree. Yes, absolutely. पेड़ होता है जी। Absolutely. सबसे बढ़िया मशीन जो है पोल्यूशन कंट्रोल करने की, और वही हम लोग काट रहे हैं बुलेट ट्रेन वही- के लिए, वही और ये काट आरए रहे हैं। में बस क्या है। Yes, day before yesterday we had Dr. Nandakumar Pawar Saab. He's an environmentalist activist who's been working in the Uran and Navi Mumbai and Thane area. What he had to tell us was absolutely frightening. What are we doing? We are destroying the mangroves, we are destroying the wetlands, and untreated 33 million liters of untreated sewage is going every day into the Thane Creek. What are we That is doing? horrible. That is horrible. And then we are eating the fish. If the Yes, fish remain the same alive, fish. if the fish remain alive, it gets polluted. Yes, it won't remain alive. You It know won't what's remain happened? alive. We, Yeah. Pradeep ji and I did a program on Versova on the on the Versova docks. Those Okay. fishermen told us, that they 15 years ago they were able to catch fish right there on the dock itself. Today they have to go at least 50 They have to kilometers go into the so- sea. Yes, they have to go very deep. It's very deep. So what are we doing? I mean, are we Pollu- at all pollu- serious about? Pollution is a topic they are not taking seriously, and which is the most important topic. When Mahavikas Agadi was there, Aditya Thackeray ji and our party, they thought about it and they would try to take measures. Unfortunately, the time was less, and now it has gone back to the people who don't even think scientifically. They Dr. have- Surena Malhotra, you declared a no development zone on the salt pans. Yes. You declared RA a forest where not a single tree would be cut. You declared that Kanjur Marg would be the main station for the metro depot, etc., so that it need not be built within the RA forest. Correct. That was And absolutely Shapoorji well thought Palanji, out. who are the alleged owners of that Kanjur Marg plot, filed a case against you in the Yeah. court. As soon as the government changed, miraculously, the same people withdraw the case. And yet, the depot in RA remains, and even now they have got permission to cut down more trees. Yes, What is they are- going on here? They are cutting the cutting of the felling of the trees is going on. They are cutting the trees, in the nights, and all such activities are still going on. We have so many people who are staying nearby, they are telling us all these things. Dr. Surena Very Malhotra, See, now majority of the people have started realizing that this Hindutva is not a good Hindutva. As I said, many of even our doctors who were very staunch BJP people, thinking that, oh, everything good is happening, they are also now coming back and saying that no, there is nothing, there is no progress. Where is the Vikas? राम जी आ रहे हैं, राम जी तो आने का क्या, राम जी चलो हिंदू में राम जी तो है ऑलरेडी, अपने देश में ऑलरेडी है, बट विकास जो आने वाले, विकास कहाँ पे है? आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि विकास कब आएगा. दैट इज द मेन थिंग, एंड पीपल आर रियलाइजिंग कि ये जो इनका हिंदुत्व है, ये तोड़फोड़ वाला हिंदुत्व है, ये लोगों को साथ में लाने वाला हिंदुत्व नहीं है. लोगों को ये रियलाइज हुआ है. जो हिंदू जो बोलते हैं, जो रियली जो हिंदू है, हार्ट में हिंदू है, वो तो सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं. वो हिंदू की एक्चुअल पावर है. ये जो हिंदुत्व है कि दूसरे जो माइनॉरिटी है, नहीं वो थ्रेट है, अब हमारे लिए थ्रेट है, ऐसा प्रोपेगेंडा करना, ये सब गलत बातें हैं. और काफी लोगों को ये लोग अभी बोल रहे हैं कि आप ये सब बातें छोड़िए, हमारे खाने का क्या, हमारे लोग हमारे बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनका क्या. फार्मर्स बोल रहे हैं,
फार्मर्स के भी सुसाइड रेट में कितना इंक्रीज हुआ है. Nobody is really happy, you know. So ये कितना चलेगा? We don't know really. I don't think it's going to make any difference. जी. डॉक्टर मल्होत्रा, 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब ने कहा कि हमने 5 साल और एक्सटेंड कर दिया फ्री राशन. In short, I would say, I'm just sorry, in between I'm just saying. Yes. In short, he is saying कि 5 साल लोग ऐसे ही भूखे रहने वाले हैं. लोग मतलब लोगों का गरीबी का स्तर 5 साल ऐसे ही रहेगा. तो 5 साल में वो कोई लोगों को मतलब गरीब रेखा से ऊपर नहीं लाने वाले हैं. मतलब किसी को नौकरी नहीं मिलेगी. किसी को नौकरी नहीं मिलेगी. उनको वो ऐसी हेल्प करेंगे लोगों को, बस लोग उन्होंने जो दिया उसके ऊपर पलेंगे. मतलब दिस इज व्हाट इज इंडिया गोइंग टू बी. It's very saddening and it's very scary. Dr. Surendra Malhotra, it's been a great pleasure as always talking to you, ma'am. And I hope these pollution levels come down. I hope we are able to I breathe. hope so. I Because hope- because even I am experiencing great difficulty breathing. even my voice is changed today totally. I mean, it's absolutely terrible. Mumbai is slowly and steadily becoming like Delhi, in spite of the fact that we have the sea right from here, right up to the coast of Africa. There is no building in the middle. उसके बावजूद इतनी पोल्यूशन है. मतलब I don't know what this government is up to. I hope somebody wakes up to tell them कि भाई कुछ तो करो. I think so. But considering the fact that they are so busy rushing to Delhi with every little problem, I don't think they'll have the time for all of us. So the morning walks, the doctors, the High Court, Bombay High Yeah, Court said no. is bad. You can't Bad. take morning walks. It'll kill you. You It's savage. cannot because the smog which forms in the morning is very bad for health. Ma'am, I just wanted to relate a small little thing to you. It's said in fun, but it's actually quite true. A yoga teacher asked, in Delhi, before doing pranayam, asked all his students to take a deep breath. Today, the yoga teacher is in jail for involuntary manslaughter. All of them died. They've all died because of inhaling the air in Delhi. It's terrible. Very true. It's terrible. That's what I can't even take a walk. Yeah, no, that's what I said last time, that billboards, stating that what is the pollution level is very important. People should always check that, and government should make it available for the people to know that, what is the pollution, how we check temperature, and also this should be checked. And then accordingly you have to decide your daily activity. The time has come for that you have to decide. Or you take your own oxygen with you. Very true. In fact, we have been telling everybody to carry your sprays and wear a mask. I have been wearing mask now for. Wear a mask and carry an oxygen Yes. canister with you. Yes. Very Right, just in case. Thank you so much, ma'am. Great pleasure as always talking to you. Dr. Surendra Malhotra, very, very happy Diwali to you. Happy Govardhan Puja and happy Bhau Beach. Thank you very much, ma'am. Thank you. Namaskar. Namaskar. लेकिन प्रदीप जी, ये बात तो ठीक है, हर चीज के लिए दिल्ली भाग रहे हैं सब लोग. मतलब ये क्या हुआ? मेरी समझ के बाहर है. सर, अगर दिल्ली ओनली अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल जी भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन महाराष्ट्र, तो यू हैव टू इंक्लूड एकनाथ शिंदे जी. अगर महाराष्ट्र का समस्या है, फडणवीस जी भी है. आई मीन, ये ट्रिपल कुछ और कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी. नहीं, प्रफुल्ल पटेल जी ने साफ कर दिया, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र समस्या को लेकर हम गए, एंड देयर इज नथिंग टू डू विद एकनाथ शिंदे जी. सर, उनकी खुद की समस्या होगी. इसलिए महाराष्ट्र की समस्या है, क्योंकि ये पूछा गया होगा, पता नहीं क्या है. मतलब इन एनी इवेंट, ऑल आई एम सेइंग इज दैट दिस इज वेरी वियर्ड. आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड. क्योंकि एमबीए सरकार के खिलाफ ये लांछन लगाया जाता था कि हर चीज के लिए आपको सोनिया जी के पास भागना पड़ता है. अभी तो आप हर तीसरे हफ्ते आप जा रहे हैं दिल्ली, ये पूछने के लिए भाई कैबिनेट एक्सपेंशन करें नहीं करें, क्या करें, कौन कहाँ से जाएगा, कौन कैसे जाएगा, क्या प्रोटोकॉल होगा. बड़ा अजीबोगरीब मसला है. मतलब ये तो कुछ समझ में नहीं आया. एनीवे, फ्रॉम द कांग्रेस वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर शेट्टी विद अस. आई थिंक मिस्टर राकेश शेट्टी इज विद अस. शेट्टी साहब, नमस्कार. Namaskar and happy Diwali, both of you. Very, very happy Diwali to you also, sir. Very happy Diwali. एकदम रिलैक्स लग रहे हैं शेट्टी साहब, जी. रिलैक्स लग रहे हैं. Happy Govardhan Puja, happy Bhau Beach, happy pollution levels. Are you able to breathe, sir? Are you able to hear us? शेट्टी साहब, आपको आवाज आ रही? Some problem with the audio, so I can't hear you. Can you hear me now? Yeah, now it is better.
I said very happy Diwali, happy Govardhan Puja, happy Bhau Beej, happy pollution levels, happy AQI. I mean, the pollution levels have reached such a level that we are not able to breathe also. Yeah, very concerning and पिछले हम लोग दिल्ली को देख रहे थे जी दिल्ली में करीबन एक हफ्ते से स्कूल्स बंद है, बट सडनली मुंबई में 2-3 दिन से अचानक से ये जो पोल्यूशन का इशू शुरू हुआ है जी and I think BMC is having a very high time controlling it. That's right, absolutely quite true. सर ये बताएं, ये तो बात हो गई पोल्यूशन की, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जरा बताएं, ये बार बार लगातार रिन की चमकार एक ऐड आया करता था, कभी देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी दिल्ली भागते हैं, अभी प्रफुल्ल पटेल जी और अजीत दादा पवार साहब दिल्ली भाग गए. ये क्या हो रहा है सर? ये ट्रिपल इंजन की सरकार जैसा प्रदीप जी बोल रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं इंजन क्या सर? प्रदीप जी का कहना करेक्ट है और मैं इस बात को मानता हूं कि जब से 1-1.5 साल से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, हमने देखा है कि वो महाराष्ट्र विधान भवन और मुख्यमंत्री के चेंबर में कम दिल्ली के दरबार में ज्यादा बैठ रहे. और इसका मुख्य कारण ये है कि आज महाराष्ट्र का जो सरकार है वो दिल्ली के रिमोट से चल रही. और तीसरी बात ये है कि आज ये जो 3 पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाई है, किसी को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं है. बीच में एक बार देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली गए हुए थे, तब किसी ने उनके अधिकृत पहले हम ट्विटर बोलते थे, अभी एक्स हो गया, उसके हैंडल से ट्वीट कर दिया कि मैं पुनः येईल. मतलब एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तीनों लीडरों में है. अजित पवार को भी है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री बनना है, और एकनाथ शिंदे जी को पता नहीं वो कितने दिन मुख्यमंत्री रहेगी. तो ये वो बचपन में म्यूजिकल चेयर हम लोग खेलते थे, वही स्थिति आज महाराष्ट्र सरकार की. एक दूसरे को गिराकर कौन उस कुर्सी पे बैठेगा, यही गेम चल रहा है, जिसका नुकसान मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को झेलना पड़ा. प्रदीप जी, शेरी साहब, बीजेपी का स्लोगन राम आ रहा है, राम आ रहा है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी कैंपेन भव्य सोमनाथ मंदिर, भव्य केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ महाकाल, अयोध्या में राम लल्ला, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करने वाला है. सो यू फाइंड द एंटायर सिस्टम, पूरा देश, internationally also BJP is going to paint the entire country in the Hindutva agenda, and then you got elections in May. So is this going to work? You think this entire BJP plan is going to work? Ram aa raha hai. शेरी साहब, देखिए, ये लोग 2014 में श्री राम का नाम लेकर ये लोग आ तो गए, मगर अब श्री राम के बाण से यही घायल होने वाले बोझ, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, वो बना कोर्ट के ऑर्डर से. और बीजेपी के कार्यकर्ता जब मराठा आरक्षण की बात आती थी, बोलते कि ये मामला कोर्ट में है. अब राम मंदिर का प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने इशू सॉर्ट आउट किया, तो बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने सोल्यूशन लाया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये बात है कि राम मंदिर बन रहा है और वो बनना भी चाहिए, वो हमारी धार्मिक भावना है, मगर देश भावनिक मान्यता से नहीं चलती है. देश में कुछ ठोस कदम आपको उठाने पड़ेंगे. आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना पड़ेगा, एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा. आपको अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है. आप पेट्रोल डीजल के प्राइस देखिए 100 को पार कर चुका है. कुछ लोग चुनाव से पहले इसको आधा करने वाले थे. और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेचने का होड़ लगी हुई है. मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों को भारत सरकार की जो प्रॉपर्टी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाना शुरू किया, उसको बेचने में होड़ लगी है. और अपने दोस्तों को आप देखिए, रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, उसके बाद एयरपोर्ट्स हो गए, आज धारावी रीडेवलपमेंट है.
हर एक चीज अपने दोस्तों को बेचने का एक रेस लगा हुआ है, एंड इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं 2024 में यही सब प्रश्न लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने बार बार लगातार लोगों से झूठ बोला है। पेट्रोल आधे कीमत में देने वाले थे, इन्फ्लेशन कम करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। किसानों का आय डबल करने वाले थे, उसको उन्होंने तो डबल तो हुआ नहीं, उनका जमीन बेचने के लिए और कॉर्पोरेट डील करने के लिए वो तैयार हो गए थे। वो तो किसान सड़क पे उतरे, इसलिए वो बिल वापस लेना पड़े। 4 कानून, जिस तरह 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, ऐसा ही 4 कानून लेबर लॉ में लेके आए। अब पहले क्या होता था कि लेबर को एक अधिकार होता था कि वो स्ट्राइक करे, प्रोटेस्ट करे, अपनी बात रखे, मगर मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो 4 काले कानून उन्होंने लेबर लॉ लाए, जिसके कारण वो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे तो हमारे देश में एक बहुत बड़े लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। वो एक नारा दिए थे उन्होंने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का एक नया नारा है, उनका कहना है तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और वो धंधा सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, गौतम अदानी। No, Rakesh Shetty Saab, not only is Prime Minister talking about the Hindutva agenda, Prime Minister Modi has accused of the Congress of being anti-Dalit. उन्होंने कहा कि कल के स्पीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस हैड डिफीटेड अंबेडकर जी को, कांग्रेस ने हराया बाबा साहब अंबेडकर जी को। कांग्रेस इंसल्टेड जगजीवन राम, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। कांग्रेस इसलिए गुस्सा है कि मैंने एक दलित आदमी को तेलंगाना से लेकर उसको CIC बना दिया है। तो he says Congress is totally anti-Dalit. So they are playing, the BJP is playing Hindutva card and also portraying, आपको ब्रश कर दिया कि आप दलित विरोधी हो। How are you going to take on the challenge? शेरी साहब। हाँ प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जितना राइट्स और जितना कांग्रेस पार्टी ने दलित नहीं, इस देश में जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, दुर्बल है, उनको ताकत देने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसका एक सिंपल उदाहरण बताता हूं आपको। 1947 में जब देश में सरकार बनी तो आपको पता है डोमिनेंट स्टेटस मिला था। तो ये जरूरी था कि जो लोग इस देश में संविधान लिखेंगे या उस कमेटी में आना चाहते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना था। मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी यहीं पे मुंबई में दादर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के मेयर ईस्ट पाकिस्तान में, आज जो अपना ईस्ट पाकिस्तान है, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां के कांग्रेस के मेयर ने उनको इनवाइट किया, वहां पे चुनाव लड़ाया और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुन के पार्लियामेंट में गए और वो आज जो संविधान कमेटी है उसका वो सदस्य बने। तो उसमें और उनको पहला कानून मंत्री उनकी सरकार नहीं थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी थी उनका सरकार नहीं थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनको पहला देश का लॉ मिनिस्टर बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी का भी उन्हीं को सदस्य लेकर आज इस देश का संविधान बनाने का काम किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दलितों के वी आर एंटी दलित, वो सरासर गलत है और उसका मैं निषेध करता हूं। राहुल गांधी एंड द कैंपेनिंग कंप्लीटली कहा कि जिस प्रकार से द बीजेपी इज यूटिलाइजिंग ईडी एंड सीबीआई, बोले कि 2 लोग हैं जो वेपन्स ऑफ बीजेपी इज ईडी एंड सीबीआई, एंड सेकंड इज पोलराइजेशन is what BJP is continuously doing, and in मध्य प्रदेश और पूरे 5 स्टेट्स में यही चल रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो और पोलराइजेशन कर लो। बट राहुल गांधी जी कहा कि हमने प्यार और मोहब्बत के दुकान से इनके जो कैंपेन ऑफ हेट्रेड है उसका हम लोग टोटल विरोध करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाउ यू थिंक दिस पॉलिसी ऑफ प्यार मोहब्बत के दुकान इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल 5 स्टेट में होगा? शेट्टी साहब देखिए, जब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं महात्मा गांधी इरा में, तभी एक देश में डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू किया था महात्मा गांधी जी, और जब वो मूवमेंट शुरू किया उसके बाद कुछ क्रांतिकारियों ने चौरी चौरे का कांड हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनके पुलिस चौकी पे जिंदा जला दिया। अगले दिन महात्मा गांधी जी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो
आंदोलन था उसको बर्खास्त कर दिया, उसको निश्चित नाबूद करके उनको बंद कर दिया। लोगों ने पूछा इतना अच्छा मूवमेंट आपने बंद क्यों किया? क्योंकि एक पहला लाइन उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। आप फर्ज कर लीजिए, अगर उस दिन महात्मा गांधी जी ने अगर डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद नहीं किया होता चोरा चोरी के बाद, ब्रिटिश सरकार गोलियों से हमारे क्रांतिकारियों को भून देती। हमारे इस देश का धरोहर महात्मा गांधी है, उनका थॉट प्रोसेस है। आप देखिए ना, आज यूक्रेन और रशिया का वहां पे लड़ाई चल रही है, हमास के ऊपर इजराइल, हमास ने 1800 लोगों को मारा, उसके अगेंस्ट काउंटर करते हुए इजराइल ने 18,000 लोगों को मार दिया। अगर सोचिए महात्मा गांधी जैसा लीडर रशिया या यूक्रेन या पैलेस्टीन या इजराइल में होता, इतने बेगाना लोगों का जान नहीं जाती। और राहुल गांधी से बेहतर हिंसा को कौन समझता है सर? उनकी दादी को देश का सबसे सुरक्षित घर में उनको गोली मार के हत्या की और इनके पिताजी को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, चित्रा चित्रा हो गए, बॉडी का एक टुकड़ा नहीं मिला अंतिम संस्कार करने। तो राहुल गांधी से बेहतर इसको कौन समझता है? तो उनका कहने का मतलब ये है, जो लोग के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है वो ही समझते हैं कि प्यार और मोहब्बत किसको बोलते हैं। तो वो जो कह रहे हैं उसका सब लोग समर्थन करते हैं, और प्यार और मोहब्बत का ये जो जोत वो फैला रहे, उसी से देश का एकता और अखंडता रहेगी और ऐसे ही देश आगे बढ़ाएंगे। शेरी साहब, ऑल्सो अमित शाह मध्य प्रदेश में कहा कि जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का सरकार था मध्य प्रदेश में, बोले कि चंबल में तो कोई इतना डाकुओं का एक खौफ था, डाकुओं का इतना खौफ था, और रात को क्या दिन में भी कोई बाहर निकल नहीं पाते थे, ऐसे खौफ था। वो बीजेपी के सरकार आए 2003 में, और उसके बाद ये पूरे चंबल का जो वायलेंस है, डाकुओं का पूरा चीज को कंट्रोल करने में बीजेपी सक्सेसफुल रहा। कांग्रेस ने डाकुओं को, दे कुडंट कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, दे कुडंट कंट्रोल, चंबल वाज टोटली, अमित शाह का कहना कि भिंड, मुरैना, फुल चंबल डाकुओं का शहर बन गया था। And it is only after BJP taking over, law and order has improved in Madhya Pradesh and the entire Chambal area. Are you satisfied with the Amit Shah's comments? देखिए, अमित शाह को तो मैं लीडर ही नहीं मानता। पहली बात, अमित शाह का कभी एक आज से 10 या 20 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, अमित शाह कौन है? गुजरात के हाई कोर्ट ने उनको तड़ीपार कर दिया। गुजरात में वो होम मिनिस्टर थे, वहां पे दंगे हुए, निर्दोष लोगों को जलाया गया। जो अपना देश में, अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी के समय गोधरा करके इतना बड़ा कांड हो गए। मतलब जो अपने स्टेट में है होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर नहीं संभाल पाए, वो आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे। तो बात ऐसी है कि अमित शाह हैज नो मोरल राइट टू टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। जिन्होंने खुद कानून तोड़े हैं वो दूसरे को कानून का पाठ ना पढ़े। So that's what Amit Shah said, and Rahul Gandhi जी ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किया, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हमने बनाए, दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज ओनली प्राइवेटाइजेशन पे जाके इस पूरे संस्था को बिगाड़ दिया। दे हैव जैसे आपने कहा मित्रकाल से आजादी, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया। इज इट How is the charge on the BJP authentic? How do you see it, Cheri साहब? यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वही बता रहा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मशीन गन और हवाई जहाज नहीं खरीदे, उन्होंने बहुत सारी नवरत्न कंपनियां बनाई, बेल बनाया, सेल बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, IIT बनाया, IIM बनाया, एम्स बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जितने भी कुछ हुए, ONGC, हिंदू, HP, BP, जो इतने आप पेट्रोलियम कंपनियां देख रहे, एशिया का उस समय का सबसे बड़ा डैम बाकरा डैम, मतलब इतने डेवलपमेंट के काम किए। हीराकुड डैम, इंदिरा जी आई, वो आके ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, व्हाइट रेवोल्यूशन लाई, उन्होंने इंपोर्ट किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक से लोन नहीं मिलता, आपको अकाउंट खोलने नहीं देते थे, किसानों को लोन नहीं मिलता, उन्होंने नेशनलाइज किया। कोयला मालिकों का एक दबदबा हुआ करता था, ये जो नागपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, वो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया।
महाराजा राजाओं को बहुत हैवी हम लोग रेंट भरते थे, क्योंकि प्रीवी बसेस, वो उसको कंप्लीट उन्होंने अबॉलिश कर दिया। Correct. They have taken great decisions जिसके कारण देश ग्रोथ की तरफ गया। We should not forget हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आईटी रेवोल्यूशन लाया। मैं आपको हाल ही में बताता हूँ, नारायण मूर्ति जी का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा बिफोर राजीव गांधी टू गेट अ नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर 3 साल उनको मंत्रालय में जाके लाइसेंस एक्वायर करने के लिए 3 इयर्स टाइम गया था। राजीव गांधी ने ओपन पॉलिसी लाया, लाइसेंस राज खत्म किया। आप उसके बाद टेलीफोन आविष्कार हुआ, टेलीफोन घर घर में लगने लग गए, फ्रिज आ गए, बैटरी के जो आपके पास 4 सेल के जो टॉर्च होते थे उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगता था सर। तो वो रेडियो के लिए लगता था, रेडियो ट्रांसमिटर के लिए आपने को लाइसेंस लगता था, सब खत्म किया। इवन टू कीप अ डॉग यू हैड टू पे द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद नरसिम्हा राव का जो इरा आया, फैंटास्टिक, उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया। उसके बाद जितने न्यूज चैनल्स, आप लोग भी सब उस इरा में आए कि जब उनके न्यूज चैनल्स आए, सहारा आ गया और आपके जी आ गए, सब आ गए, रेडियो एफएम्स के तमाम चैनल्स आए। दूरदर्शन आल्सो ओपनड अप, दूरदर्शन ओपनड अप एंड ऑल दिस प्राइवेट चैनल्स बिकॉज एफडीआई उन्होंने शुरू करवा दिया इस देश में। पेप्सी कोला एंड कोको कोला जैसे कंपनीज आ पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इरा में ये सब डेवलपमेंट हुआ। वाजपेयी जी के समय में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ इस देश में। मैं आई वुड लाइक टू कोट, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा रहा तो वाजपेयी जी रहे और उनके टाइम पे भी डेवलपमेंट हुआ। मगर इस समय जो स्थिति है देश में कि मतलब हर कोई चीज बेचा जाएगा और उसमें गौतम अदानी को दिया जाएगा। मतलब 2014 के पहले डिफेंस का डी गौतम अदानी को नहीं आता था, आज इजराइल के साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन और पार्टनरशिप होगा तो गौतम अदानी करेंगे। एयरपोर्ट चलाएंगे तो गौतम अदानी चलाएंगे, पोर्ट चलाएंगे तो गौतम अदानी चलाएंगे। मतलब हर चीज, आप नया बिजनेस कुछ भी लाओ, नरेंद्र मोदी एंड कोल इंपोर्ट सर, कोल इंपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया मोनोपोली फॉर कोल इंपोर्ट सर। तो ये जितने भी चीज है उनके लिए एक ही व्यक्ति है कि वो गौतम अदानी को प्रमोट करेंगे इस चीज के लिए। लेकिन शेट्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप अडानी जी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन दिस होल थिंग हैज गॉन थ्रू अ टेंडरिंग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लीगल प्रोसेस। उसमें अगर अडानी की बिड एक्सेप्ट हो गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जो बजाज जी, प्रदीप जी और मैं बिडिंग पे जाऊं और उसके बाद आपके दोनों के घर पे मेरे को सीबीआई कमिश्नर को भेज दूं, फिर हिम्मत है आपको कि मेरा बिडिंग प्रोसेस को आप चैलेंज कर पाओ? तो और ये इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं सर। गुजरात में संघवी सीमेंट है वहां पे, और उसको खरीदने के लिए मतलब उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अदानी वाज इंटरेस्टेड, तो जो एक सीमेंट कंपनी मल्टीनेशनल है, दे वर ट्राइंग टू एक्वायर, तो उनके घर पे रेड कर दिया इनकम टैक्स ने, और वो लोग उस बिडिंग प्रोसेस से बाहर कर जाकर आज अदानी ने उसको एक्वायर किया, संघी पोर्ट एंड संघी सीमेंट सर। तो ये नॉर्मल है, मतलब आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो ईडी और सीबीआई जाती है, कंपनी एक्विजिशन करना है तो भी सीबीआई और ईडी जाती है। आज हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज हमको कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट से नहीं लड़ना है, हमको इनकम टैक्स से लड़ना है, ईडी से लड़ना है और गोदी मीडिया से लड़ना है। मतलब कैंडिडेट के अलावा 3 और लोगों से हमको लड़ना है। तो दिस इज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टाइम, बट वी आर श्योर कि इस देश की जनता कांग्रेस पे विश्वास करेगी। लेकिन शेट्टी साहब, यहाँ पर 2-3 चीजें आपने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पंडित जी के वक्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त किस प्रकार पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए गए, मैन्युफैक्चरिंग में भारत सरकार क्यों गई। यू सी, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, बट पंडित नेहरू रियलाइज्ड that we need this. Air India used to belong to the Tatas at that time. We acquired it. उनका भाई एयरलाइन जो है, एयरपोर्ट जो है, they are national assets
and they deal with security of the nation. Therefore, the government of India is acquiring them, and JRD Tata agreed. He said, yes, I agree with you. तो ये सब एक्वायर किया गया. जैसे मैंने कहा, हीराकुद डैम बनाया गया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, उसके बाद इंदिरा जी के आने के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई. आज की तारीख में हमारे पास फूड सिक्योरिटी है. सर, पिछले 50 साल में कोई फैमिन नहीं हुआ है, अकाल नहीं पड़ा है भारत में, फूड की कोई स्केर्सिटी नहीं हुई है. लेकिन मेरा यह कहना है शेट्टी साहब, आज का जो युवा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. यहां पर आप जरा फेल हो रहे हैं. आपको ये सब चीजें बतानी चाहिए. जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आपने कहा, 1922-1923 का इंसिडेंट है. गोरखपुर का पुलिस स्टेशन हुआ करता था चौरी चौरा. वहां पर क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी, वो वहां के जो सूबेदार साहब थे उन्होंने फायर कर दिया, तो पूरी उग्र भीड़ ने आकर के 22 के 23 लोगों को जला दिया. अंदर पुलिस वाले जो थे, महात्मा गांधी went on a fast for 5 days and he called off the whole thing. He said, because my workers, my freedom fighters are still not ready for non-violence. That's what he said. They have to be more disciplined. अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना सर. और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करी. अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के खिलाफ कौन लोग थे, ये भी आप लोगों को सामने लाना चाहिए ना. प्रिवी पर्सेस जो बैन किए गए राजा महाराजाओं के लिए, करेक्ट, उस बैन के खिलाफ कौन लोग लड़े, उनका भी तो नाम आना चाहिए ना सर. तो यहां पर मुझे लगता है कांग्रेस इज लैकिंग स्लाइटली. शेट्टी साहब, देखिए, द थिंग इज राजीव जी, क्या है कि आज प्लेटफॉर्म की कमी है. आप जानते हैं इस देश में जितने मीडिया हाउसेस है वो बिजनेसमैन चलाते हैं, और बिजनेसमैन को बिजनेस से मतलब है और पत्रकारिता से नहीं. तो ये सबका अब बिजनेस हाउसेस जितने न्यूज चैनल्स है इनका इंटरेस्ट है. और आज आप देखो, कोई भी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल देखो, प्रोडक्ट्स के कम ऐड है, गवर्नमेंट के विज्ञापन ज्यादा है. सर, न्यूज चैनल में प्रोडक्ट एड्स होते नहीं, ओनली गवर्नमेंट एड्स आते हैं. व्हाट प्रोडक्ट एड्स? No, that what you same channels, they were very relevant 10 years back. Yes. If you remember, अच्छे प्रोडक्ट्स के ऐड है. अब नहीं है, अब नहीं है. तो सिर्फ विज्ञापन है सर. जिस सरकार का आप गुणगान गा रहे हो उनका विज्ञापन आपको मिलेगा. जैसे आपका चैनल नॉन बायस्ड है तो आपको गवर्नमेंट विज्ञापन नहीं देगी. जो लोग, इसलिए तो ये नाम आया ना सर, हम लोग गोदी मीडिया इसलिए ही नहीं बोलते. जो नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठकर उनका प्रचार करते हैं उनको हम लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं. आप जैसे पत्रकारों को तो मुझे वो ताजुब है, आप लोग फ्रीली कैसे घूम रहे. आपके ऊपर अभी तक केसेस क्यों नहीं हुए? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? वी डोंट पब्लिसाइज इट सर. You know, we don't publicize it. We don't say हमारे साथ ये हो गया. अरे भाई, पत्रकार हैं सर, लड़ेंगे. पहले भी लड़ते थे. ऐसा नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वक्त मेरे खिलाफ केसेस नहीं हुए. तब भी हुए, आज भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे. ऐसी कोई बात नहीं है. दैट्स अ सेपरेट इशू. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं कुछ और बोल रहा था सर. ये जो आप गोदी मीडिया बोलते हैं, जो भी मीडिया बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सो लार्ज. They cannot afford to lose it, number one. And if you notice now television channels are not their main business. उनका main business अलग होता है. ये TV channel is a sidelight. अगर आप देखें तो It is a PR activity, sir. yes, it's like a hoarding Yeah. for all of them. तो उनका असली बिजनेस अलग है. अलग है. तो चैनल जो है वो असली बिजनेस को ना इफेक्ट करे, ये मालिक की प्रायोरिटी रहती है. मैं मानते हैं सर, लेकिन मेरा कुछ और कहना है आपसे. सर, जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, जो एक्स है, जो इंस्टाग्राम है, वहां पर तो कांग्रेस अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कह सकती है, जैसे आप लोगों ने किया है. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं किया, जबरदस्त तरीके से किया है. राहुल गांधी जी की तो भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसके दौरान जो सोशल मीडिया को आपने टेक ओवर किया, मतलब जबरदस्त. सो विच मीन्स यू आर केपेबल. सो व्हाई डोंट यू डू इट? कि ये जो बार देखिए साहब, यू एंड आई में डिसएग्री. आई बिलीव मिस्टर मोदी हैज आल्सो डन अ लॉट ऑफ वेरी गुड वर्क. ऐसी बात नहीं है, यू एंड आई कैन डिसएग्री ऑन दैट. बट जिस प्रकार आप लोगों ने राहुल गांधी जी का प्रचार किया,
Why can't you do it everywhere else? क्योंकि आज की तारीख में आप पंडित नेहरू को आप रन डाउन कर रहे हैं, इंदिरा जी को आप रन डाउन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, नरसिम्हा राव ने कुछ नहीं किया. ये क्या मतलब है? ये दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. शेट्टी साहब. शेट्टी साहब. नहीं तो नहीं राजीव जी, आपका बीच का ऑडियो. मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जितने भी बड़े बड़े नेता रहे कांग्रेस के, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है. तो आपको लगता नहीं है उस विषय में आपको कुछ करना चाहिए सर? नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं. जैसा आपने कहा कि वो सही बात है कि और ज्यादा प्रचार होना चाहिए. जो काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया, कोई भी मतलब नॉन कांग्रेसी ने अगर अच्छा काम किया तो वो देश के जनता और देश के जो युवा है उनके सामने सरकार का काम है कि आप एक फेयर और क्लियर तो लोगों को बताइए कि किस प्रधानमंत्री ने क्या काम किया और उसका इस देश के लिए क्या योगदान है. मगर जब आज हम देखते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, अभी तो एक नया फैशन आ गया. मैं कुछ चैनल्स का एक पब्लिक ओपिनियन देख रहा था. कुछ युवा इतने मतलब उनका राइट विंग हो गए कि आज वो नथुराम गोडसे को भी देशभक्त बताने शुरू हो गए. मतलब वो वायलेंस को भी सपोर्ट करना शुरू हो गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन का काम है ना, ये 2024 में जरूर होगा. और जो आपका पॉइंट था कि हम लोगों के बीच में नहीं जाते, भारत जोड़ो अभियान के द्वारा हम लोगों के तक गए, उनको हमारी बात बताई. मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस प्लेटफॉर्म का हमने उपयोग किया. मगर जागरूकता जो आज आपके चैनल पे बात कर रहे, वो जागरूकता लोगों तक जाना चाहिए और युवाओं को पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कितना योगदान इस देश के लिए. प्रदीप जी. राकेश जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी क्या क्या कि यू आर सेइंग दैट कहाँ है 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ है जो आपने वादे किए थे. प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कल ही कहा कि आई हैव स्ट्रेंथेंड द एमएसएमईज. एमएसएमईज को मैंने इतना मजबूत किया है, और मजबूत किया इसलिए 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड बाय एमएसएमईज. दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जिसमें से 3.4 करोड़ इज वुमन एम्प्लॉयमेंट. वुमन को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है. एट द सेम टाइम आपने ऑलरेडी कैंपेन चला दिया कि ये क्यों किया. फार्म लॉज आपने लेके आए और विड्रॉ कर दिए. जीएसटी से आपने टोटल स्मॉल बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया. डीमोनेटाइजेशन आप सेलिब्रेट ही नहीं करते एनिवर्सरी. और 2000 के नोट आप कह रहे कि एक अपने कार्यकाल में लेके आए, अपने कार्यकाल में विड्रॉ किए. Now this is what you are saying, but how can can you have something to say that मोदी साहब जब बोल रहे कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, how can you negate it, शेरी साहब? प्रदीप जी, मैंने 2021 में 22 में 2 बार मैंने केंद्र सरकार में एम्प्लॉयमेंट का डेटा मांगा. उन्होंने 2019 के बाद, राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रखना बंद कर दिया है. मालूम है सर. मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास आरटीआई का जवाब है. पहले क्या होता था, ये डेटा था और पब्लिक पोर्टल में था, आरटीआई से आप मांग सकते थे. 2019 के बाद ये डेटा, ये जानकारी कि इस देश में बेरोजगार कितने हैं और रोजगार कितने हैं, ये डेटा उन्होंने रखना बंद कर दिया. आज आपको बताता हूं, एक नरेंद्र मोदी जब आए थे, वो इस देश की जनता को कहते थे कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी रखूंगा. आज भारतीय जनता पार्टी को करीबन 3,500 करोड़ डोनेशन आए. भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट में ये कहना है कि आम आदमी को क्या लेना देना कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी को कोई व्यक्ति कितना पैसा चंदा दे रहा है. मतलब जो पार्टी ये बात करके सरकार में आई कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वो पार्टी इस देश के जनता को ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहती. वो इस देश के जनता से ये बात छुपाना चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है. क्योंकि साफ बात है, जिस पार्टी का सरकार है उसको फंडिंग करने पे हमारा कोई ना कोई काम हम सरकार से निकलवा लेंगे. ये
कोई भी बच्चा भी बता देगा, मगर ये अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? तो बहुत सारे डेटा भारतीय जनता पार्टी ने पोर्टल से गायब किया है। जैसे एफडीआई का भी जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, आप आरटीआई पूछ के देख लीजिए। आरटीआई को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी किया। शेरी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि पंचायत से पार्लियामेंट, बीजेपी बिलीव्स that जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस हो गए एंड दे हैव स्वेप्ट इट, दैट इज व्हाट द बीजेपी क्लेम्स। नंबर 1 बीजेपी, दे सेड लोगों का फेथ मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस में एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड अजित पवार नंबर 2 बोले ही इज डिस्ट्रॉयड शरद पवार्स बैशन, जो बोले कि शरद पवार साहब के वोट शेयर 17%, वो अजित पवार को कभी नहीं जाएंगे, और जो है सिर्फ लीडर्स गए वोट शेयर नहीं गए। सेम थिंग उद्धव ठाकरे जी, ही इज बैक, जैसे बाला साहब ठाकरे जी का वोट नहीं जाएगा, बट एकनाथ शिंदे सीम्स टू बी हैव टेकन ऑल द वोट शेयर। नाउ इज द ग्राम पंचायत, शेट्टी साहब, अ रिफ्लेक्शन ऑफ 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी कमिंग बैक? कैसे देखते हो शेट्टी साहब? ग्राम पंचायत इलेक्शन का जो इन्होंने फिगर्स दिया, ये कंप्लीटली फॉल्स बायस्ड है, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन में पार्टी सिंबल नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, धनुष बाण हो या मशाल हो या गढ़ी हो, अगर पार्टी के मेंबर्स के पास सिंबल ही नहीं है तो आप कैसे क्लेम करते हैं आपके कितने लोग चुन के आए बॉडी में? तो ये बोलना कि हमारे लोग चुन के आए, ये सरासर गलत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, एनसीपी जैसे शिवसेना का तो 2 गुट बना, एक के पास मशाल है, एक के पास धनुष बाण है। एनसीपी का आप मुझे बताइए ना क्या सिंबल है? गढ़ी है, दूसरा सिंबल किधर है? तो कैसे क्लेम कर सकते कि कौन चुन के आया है? तो ये बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन मीडिया में डालता है, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शंस में देयर इज नो सिंबल्स। जी, लेकिन एक चीज तो है साहब, शेट्टी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है सर। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है उनकी जो भविष्यवाणियां थी तकरीबन सारी सच हो रही हैं। 2 के 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी। डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सफर करेगी, हालत खराब होने वाली है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बहुत बड़ा स्लम्प आने वाला है, और तीनों जगह पे आया ना। माय पॉइंट इज, बाकी जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, भले वो पंडित नेहरू हों, भले वो इंदिरा जी हों, भले वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, जो मर्जी हों, हमेशा जब भी ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी इस प्रकार का कंसर्न आता था तो हर प्रधानमंत्री उसको बहुत ध्यान से सुनता था। यहां पर तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं सर शेट्टी साहब। नहीं, नजरअंदाज तो बहुत छोटी बात है। राहुल गांधी ने अपना बहुत ही फेमस भाषण जब अदानी के खिलाफ किया, उसके बाद तो गुजरात में अपने कार्यकर्ता को बोलकर एक जो केस ही नहीं था वो हाईकोर्ट के केस जिंदा भी कर दिया, 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट भी ले आए, और उनका सदस्यता लोकसभा का उनको सस्पेंड भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके खिलाफ अगर आपने बात किया तो आपका स्पीच को एक्सपंज कर देते हैं, और वो भी कम हुआ तो आपका सदस्य उनको बाहर करते थे। आप देखिए संजय सिंह जी के साथ क्या हुआ, जैसा अदानी के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए, उनको पहले सस्पेंड किया गया और आज उनको जेल में भेज दिया गया जी। तो ये जो देश का जो माहौल है, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो नहीं है। आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे कि हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया से लड़ाई लड़ना है। मतलब हम एक साथ 4 लोगों को काउंटर करना पड़ रहा है। No, 80 करोड़ पुअर को मोदी साहब ने कहा और 5 साल हम राशन बांटते रहेंगे। 5 इयर्स एक्सटेंड कर दिया है स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि आगे भी इस देश में नौकरी नहीं मिलने वाली है। आगे भी आपको जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना रेवड़ी बांटने का, तो व्हाट इज दिस नाउ? मतलब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बसेस को फ्री कर दिया था वुमेन्स के लिए,
तो नरेंद्र मोदी जी सेड कि ये तो रेवड़ी बांट रहे। तो आज अगर आप ये अनाउंसमेंट कर रहे 5 राज्यों के चुनाव है, उसके सामने अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे, इसका मतलब इसको रेवड़ी बांटना नहीं कहते। मेरे प्रश्न है उनसे। जी, that's right. That's right. But the only thing is, on one thing I would like your comment. चलते चलते, सर, मोदी साहब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं साहब। लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर के वो भूपेश बघेल साहब को अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर रमन सिंह अगर अटैक करें भूपेश बघेल को, कोई और करे आकर के, मतलब कोई कैबिनेट का मंत्री हो वगैरह, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद महादेव आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ठीक है, वेरी फ्रैंकली। आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। नहीं, देखिए, ये जो 5 राज्य के जो चुनाव है जी, मैं भी तेलंगाना का भी ऑब्जर्वर बना हूं, तो हम देख रहे कि जो अंडर करंट है इट इज टुवर्ड्स कांग्रेस। यस, कांग्रेस की तरफ मतलब 5 राज्यों में रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल है। इलेक्शन का वोटिंग बाकी है, मगर मुझे जो अंडर करंट फील हुआ मैं आपको बता रहा हूं। मगर इसका कारण प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को बौखलाना नहीं चाहिए और अपने राजनीति का जो स्तर है उसको इतने नीचे तक नहीं लाना चाहिए। अब भूपेश बघेल जी ने क्लियर कर दिया कि महादेव ऐप को बैन लगाने का इन्होंने प्रस्ताव भी भेजा, मगर केंद्र सरकार ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। और कोई आज भी बजाज साहब महादेव ऐप जो जिसको इलीगल बोलकर ईडी का केसेस लगा रहे हो, वो आज भी ऑपरेशनल है। अभी भी आप आईफोन में या आप एंड्रॉइड पे उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते। तो मतलब एक तरफ आप उसको इलीगल कह रहे, आप मुख्यमंत्री को कह रहे कि उसके ऊपर आरोप लगा रहे, दूसरी साइड वो ऐप आज भी ऑपरेशनल कैसे है, ये पूछना चाहता हूं मैं उनसे। that's a very very major point and somebody should answer. So Rahul Gandhi ji is saying that मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। So you agree to Rahul Gandhi's statement? 100% सर, एब्सोल्युटली। आप देखो, राहुल जी जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है क्या उनको झूठ बोलने की जरूरत है? उनका जो घर का परिवार का जो भी है वो इस देश के जनता के सामने है। उन्होंने जो भी अच्छा किया, कुछ भी बुरा किया, सब कुछ इस देश की जनता जानती है। तो उनको, मुझे नहीं लगता कुछ झूठ बोलने की जरूरत है। Right, thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Shetty sir, great pleasure talking to you. Happy Diwali to you again. All the very best. Same. Namaskar sir और जय हिंद। जय हिंद सर। Well, the Congress in fighting mode, Yes, बिल्कुल। and I love it. Yes, yes. There should be competition, even though I think the BJP's got its nose ahead, but not in the state elections. State elections, I think the Congress will do very, very well indeed. Unless, of course, there's something of a surprise in Rajasthan. I'm not sure though, because Sachin Pilot and Mr. Ashok Gehlot seem to be working well together, for the moment at least. And as far as Madhya Pradesh is concerned, I don't think the BJP is winning Madhya Pradesh. And as far as Chhattisgarh goes, I'm not even sure if the Mahadev app story is having any traction at all among the voters of Chhattisgarh. I think Bhupesh Baghel and everybody seems to be absolutely confident about it. They're very, very confident. And we don't see much of They're Raman not- Singh. We they're don't not see much of concerned. Raman Singh at all. Hardly any. They're not concerned. कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। But if I notice something, I mean nobody's talking about Mahua Moitra. I mean, which is strange. अभी देखिए राकेश शेट्टी साहब भी बात कर रहे थे संजय सिंह जी के बारे में, लेकिन महुआ मोइत्रा जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। Very, that's strange, isn't it? Maybe we'll talk about that tomorrow when we come back over here. At that time we'll talk about what really goes on, because it says cash for questions. What is the cash? Where is the cash? अभी तक महुआ मोइत्रा जी से पैसे नहीं मिले। उनका भाई पैसे लिए गए सवाल पूछने के लिए, कैश फॉर क्वेश्चन का तो यही मतलब हुआ ना। She says she's got one Hermes scarf and A lot of and one branded products. and one Bobby Brown cosmetic set. That's it. These are the only two things that she got from Mr. Darshan Hiranandani. That's it. Our friend Niranjan Hiranandani's son. These are the only two things that she's got from him. That's what she says. And well, I would love to see how this plays out. I really would love to see
how this entire thing plays out. I'm not taking any sides over here, but it'll be everything interesting. is clearly, everybody knows the results. What is going to happen now? I mean, kya hoga? It is only thing, probably she's going to be expelled from the parliament. And that is the everybody- only answer. And everybody was saying that the TMC has abandoned her. We've just read that she's been made in charge of a couple of districts in West Bengal just today by Mamata Banerjee. So she will go back to the organization. No, and she'll stand for election again in 2024. And as she says that she will win again by a larger margin from Sri Krishna Nagar. That's where she won from last time. That's what she says. But I loved her answer. She says, CBI is, they have an investigation against me, they can come home and count my shoes. That sounds nice. Well, She also earlier said that the whole fight was over a pet dog or something. yes, a Rottweiler called Henry. And she says he thinks he's King Henry. But it's very, very interesting. We'll talk about that when we come back tomorrow. But in the meantime, we do have some responses. I think a couple of comments have come. Let's see what are the comments which have come. आप अपने comments जरा भेजते रहें. This is on the shots of who will be a young, in a few months would like to say that then there was Uddhav Thackeray government, my family received the facilities much faster and now the facilities are delayed. Vishal Korgamkar साहब 2307 ये लिखते हैं. They are obviously an Uddhav Thackeray fan. Amir Khan's son Junaid Khan to star opposite Sai Pallavi in a Bollywood debut. I do not wish Sai Pallavi to enter Bollywood. She's very good in Tollywood. Looks always bright on the other side of the shore. Michael Mascarenas. No, not excited. I'm a fan of Sai Pallavi, but I'm disappointed. Convey this message to Sai. We'll ask our film correspondent to do so. Is that it? Do we have any more? Mr. Ali Darwala. These guys are talking shit. Oh wow. Sam81_98. Love the expression. I really and truly love the expression. Kangana Ranaut has had her 11th flop in a row. Oh, Shakil Hussain, she should be known as whatever Ranaut. Please don't spend time on failure state-sponsored actress. All right, thank you very much, sir, Mr. Shakil Hussain, for telling us what we should be spending our time on. By the way, I like Kangana Ranaut. I've seen just 2 films of hers and I like her in both of them. One was Queen and the other one was Tanu Weds Manu. And More than that, I mean, the determination, grit that she came from where and then she and where she is now. managed to be someone in Oh Bollywood. man, that requires courage. Though people may say now she's got a series of flops, but then from nowhere, and especially a woman, to come and reach the zenith at one particular time. Pradeep ji, So, Mala Sinha, before she got her first hit, had 15 flops. yes. Please remember that. Mithun Chakravarti has got over 40 flops in his entire career. So, Shami Kapoor. Amitabh, yes. What about Shami Kapoor? Before he became the Yahoo Shami Kapoor, he only had flops and he was known as a flop actor. So, flops don't matter. And she'll come back. She's a very talented actress, very determined, very courageous. I hope she comes back and she's really very, very good. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाव बीज की भी शुभकामनाएं. खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे का भी ख्याल रखें और शांति के लिए दुआ करें. हर जगह पर शांति हो, इसके लिए दुआ करें, इसके लिए प्रार्थना करें. नमस्कार, जय हिंद.